तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ लेकर एक महा मैराथन महा मेगा वीडियो जिसमें हम कंप्लीट करेंगे पूरा सोशल साइंस क्लास 10th का 2 घंटे के अंदर। सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीजें इस एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिल रही होगी। टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो आप तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, प्रेजेंटेशन की वीडियो आप तक पहुंचने वाली है, साथ ही साथ मैप वर्क की वीडियो भी आपके पास पहुंच चुकी है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यार जो हम बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे किसके ऊपर? इकोनॉमिक्स में, वो भी पहला चैप्टर डेवलपमेंट। क्या होता है सर डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जब ग्रो हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम आज 1 लाख रुपए है, अगर अगले महीने मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए हो गई, ये डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट मनी के टर्म्स में, रिस्पेक्ट के टर्म्स में, एजुकेशन के टर्म्स में, हेल्थ के टर्म्स में, सब में हो सकता है। अब समझने वाली बात क्या है, हर इंसान के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि मैं अपने चैनल को और बढ़ाऊं, आपके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि आप एजुकेशन में और एक्सेल करो, आपके मार्क्स और अच्छा है। एक गर्ल के लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि उसको फ्रीडम और लिबर्टी ज्यादा मिले। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये डेवलपमेंट गोल होते तो अलग अलग है लोगों के, बट सर्टेन गोल्स किसी के लिए एडवांटेजेस है, किसी के लिए डिसएडवांटेजेस है। इसलिए भी से कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। एक के लिए डेवलपमेंट जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को डैम्स बनाना है, ये गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट है, बट डैम्स में बनाने की प्रॉब्लम क्या है, वहां पर रिवर बॉडीज के आसपास जो लोग रहते होंगे उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, तो ये उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बता दिया, लिविंग स्टैंडर्ड बनना, इनकम बढ़ना, लोगों अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, और इनकम इज द मेजर कंपोनेंट। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता ही होता है। अब इनकम एंड द अदर गोल्स जो मैंने आपको बताया कि लोग पैसा सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, बट सिर्फ पैसा नहीं देखना चाहते, वो हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीजें भी देखना चाहते हैं। इनको बोलते हैं अदर देन मनी। मनी इज द प्राइम थिंग बट अदर देन मनी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हम किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं। तो 2 चीजें होती है यार, एक होती है टोटल इनकम और एक होती है पर कैपिटा इनकम। टोटल इनकम हम कभी भी नहीं लेते क्योंकि टोटल इनकम आपको पूरा फिगर नहीं दिखाती, यानी सिर्फ उसमें पॉपुलेशन दिख जाती है। आप हमेशा कौन सी इनकम लेते हो? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है सर? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम का ही दूसरा नाम भी क्या होता है सर? दूसरा नाम इसका होता है एवरेज इनकम। दूसरा नाम इसका क्या होता है? एवरेज इनकम। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है सर, ये पर कैपिटा इनकम सबसे बेहतरीन इंडिकेटर होता है किसी भी देश को कंपेयर करने का। अब याद रखेंगे ये एक डेटा है जो वर्ल्ड बैंक हमेशा डिजाइन करता है, जो ये बताता है कौन सा देश को रिच कंट्री, कौन सा देश को गरीब कंट्री, किस देश को किस तरीके। तो इन्होंने बनाया जो यूएस डॉलर 12,056 से ज्यादा कमाएगा वो रिच कंट्री है, जो $955 से कम कमाएगा वो गरीब कंट्री है। इंडिया आता है लो मिडिल इनकम कंट्री में, जिनमें हमारी पर कैपिटा इनकम है 1820 पर एनम। इसके बाद एक चीज आती है कि इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बोला था और भी सारी चीजें होती है। ये आपकी बुक में एक डेटा दिया हरियाणा, केरला, बिहार का, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो को आपने लिया है। अब सर ये सारे रेट्स पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। लिटरेसी रेट वो रेट होता है जो बेसिकली पढ़े लिखों का रेट है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। एक इंपॉर्टेंट रेट होता है IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये वो बताता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 1 साल से पहले ही मर गए, यानी वो अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं बना पाए, उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये बेसिकली गंदा होता है, यानी ये जितना कम हो उतना अच्छा। फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR। नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है कि जो 14 से 15 साल वाले बच्चे हैं, यानी 9th और 10th के बच्चे जो स्कूलिंग अटेंड कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं NAR, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो केरला है, केरला ऑल्दो इनकी इनकम कम है बट इन्होंने हाईली फोकस किया है एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स। इनका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ 10 है, यानी सिर्फ 10 बच्चे यहाँ मरते हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट आती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDI। ये रैंकिंग होती है। ये रैंकिंग कौन निकालता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये रैंकिंग 195 कंट्रीज की निकलती है। इंडिया जो आता है वो 130 नंबर पे आता है आउट ऑफ दिस। अब सर इसके अंदर क्या क्या लिया जाता है? इसके अंदर लिया जाता है पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, हेल्थ, सारी तमाम चीजें जिसके ऊपर एक देश को आप बना सकते हो। एक चीज इस टॉपिक में और ध्यान रखने वाली है, इंडिया की रैंकिंग अभी 130 चल रही है। श्रीलंका, बांग्लादेश जो अड़ोस पड़ोस वाले देश है, इनकी रैंकिंग हमसे अच्छी चल रही है। सेकेंडली एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट होता है कि हम उस तरीके से चीजों को मूव करें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सही रहे, यानी हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज यूज कर पाए। सेकंड चैप्टर जो आता है वो आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत सिंपल सा चैप्टर है सर ये भी। 3 सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। पहले अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर सिर्फ रॉ मटेरियल पे वर्क करता है। प्राइमरी सेक्टर किस मटेरियल के ऊपर वर्क करता है? रॉ मटेरियल। जैसे गन्ना है, वीट है, गेहूं है, ये सारी जो चीजें होती है ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाती है। प्राइमरी सेक्टर का ही एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है सर। प्राइमरी सेक्टर में जैसे गन्ना बन गया, गेहूं बन गई, उसके बाद उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाने का काम किसका है? सेकेंडरी सेक्टर। मशीन्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इनसे होगा, इसलिए इसका एक और नाम क्या रख दिया जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहां पर आपके मैं बोल सकता हूं फिनिश्ड गुड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फिनिश्ड गुड्स बन जाते हैं, यानी बनके तैयार हो गए। अब सर इन फिनिश गुड्स को आपको मार्केट में भेजना भी पड़ता है, तो इन फिनिश गुड्स को पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है टर्शरी सेक्टर की, जिसका नाम एक और होता है सर्विस सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आईटी, ट्रेडिंग, जॉब्स, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारा जो चीजें होता है ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अंदर ये कैलकुलेट किया जाता है। इसके अंदर भारत में पूरे साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी उन सब को मर्ज कर दो, उसको ही हम क्या बोल देते हैं? जीडीपी बोल देते हैं। और इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री है, मतलब हमारे देश में 5th लार्जेस्ट हम पूरे विश्व के अंदर आते हैं। ध्यान रखेंगे ये ईयर में कैलकुलेट किया जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कौन सी गवर्नमेंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जीडीपी के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर लोग कहां इंप्लॉयड है। ये आपको पता होगा कि ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंप्लॉयड है, आप देख सकते हो 47%। बट जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है, यानी 18% का कंट्रीब्यूशन है। सर ऐसा क्यों? टर्शरी सेक्टर 28% लोग हैं बट 57% का कंट्रीब्यूशन है, यानी डबल है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण है जिसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मान लो एक खेत पर 5 लोगों की नीड है, हमने 8 लोगों को लगा रखा है, तो 3 लोग जो है वो एक्स्ट्रा हैं, वो नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा। इनको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी इंडिया के अंदर एक खेत के ऊपर ओवरऑल जो जनता लगी हुई है वो बहुत ज्यादा लगी हुई है, इससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तो यानी जीडीपी ग्रोथ तो होने से रही, ये मेजर प्रॉब्लम है। फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं जो फार्मिंग का सेक्टर है वो बहुत पीछे जाते जा रहा है। ध्यान रखने वाली बात, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का ही एक और नाम होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद जब हम आते हैं तो अब इंप्लॉयमेंट करें कैसे, मतलब ज्यादा से ज्यादा जॉब्स बनाई कैसे जाए। बहुत सिंपल पॉइंट्स है सर। पहला आप बोल सकते हो कि इनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए एग्रीकल्चर को। गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप देनी चाहिए ताकि वो फार्मर्स को चीप लोन्स प्रोवाइड कर सके, सस्ते सीड्स ले पाए। फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रोड्स, रेलवेज, इससे वर्कर्स को फायदा मिलेगा। इंडस्ट्रीज लगाओ रूरल एरियाज के अंदर, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सर इसमें 2 पॉइंट्स और याद रखने वाली है। नीति आयोग ने बोला था कि 20 लाख जॉब्स आप एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट कर सकते हो, टूरिज्म सेक्टर में 35 लाख जॉब्स क्रिएट करी जा सकती है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इंडिया में बड़ी बड़ी स्कीम्स नहीं चलती, यानी बड़ी बड़ी पॉलिसीज नहीं चलती, इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था। ये एक्ट 2005 के अंदर पास किया गया, जिस एक्ट को हम बोलते हैं मनरेगा। क्या बोलते हैं? मनरेगा। क्या था सर? ये था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 के अंदर स्टार्ट हुआ। सर ये 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। कितने दिन का? 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। पार्लियामेंट के अंदर पास हो चुका है। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा ये, तो ये उस इंसान को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देगा, यानी जो राशन रहता है, जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो ये सब देगा। यानी ये बहुत अच्छी एक्ट है जिससे गवर्नमेंट अपने जॉब सेक्टर को आगे बढ़ाती है। इसके बाद आता है अगला सेक्टर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। बहुत सिंपल है सर। ऑर्गेनाइज बेसिकली वो सेक्टर है जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जा रहा है। अनऑर्गेनाइज जिसमें कोई भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्क नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइज के अंदर जॉब सिक्योरिटी है, गुड वर्किंग कंडीशन से, वर्किंग आवर्स सूटेबल है और पेंशन मिलता है, पेड हॉलीडेज है, यानी इन शॉर्ट ऑर्गेनाइज एक बहुत बेहतरीन चीज है। अनऑर्गेनाइज में नो वर्क हॉलीडेज रहते हैं, नो पेड हॉलीडेज रहते हैं, नो वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं रहते हैं, नो मतलब बेकार कंडीशंस रहती है। ये सारे आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के अंदर। अच्छा, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे करें? एक्ट लाके मिनिमम वेजेस एक्ट लेके आ जाओ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके आ जाओ, SC ST के लिए रिजर्वेशन लेके आ जाओ, ताकि कहीं ना कहीं जो
डिस्क्रिमिनेशन है उसको हाइड कर पाओ, एक फिक्स लिमिट सेट कर दो, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद दो सेक्टर और आते हैं जिनको हम बोलते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, प्राइवेट सेक्टर बेसिकली इंडिविजुअल चलाता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चलाते हैं। पब्लिक सेक्टर में जैसे एग्जांपल आ जाता है रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाता है रिलायंस, टाटा, अदानी, ये सब आ जाते हैं। पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, प्राइवेट का मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जितना हो सके मुनाफा बढ़ाया जा सके। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आता है हमारा इकोनॉमिक्स का, मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में जो सबसे पहला सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है सर? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी बेसिकली गुड्स के बदले गुड्स, आपने गुड्स दिए, सामने से भी गुड्स आए। इसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? एक तो कॉमन वैल्यू नहीं है, दूसरा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, हो सकता है तुम्हें कभी वो मिले ही नहीं जो तुम्हें चाहिए। तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स है बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग। बार्टर सिस्टम का मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है। पहले गाय बकरी भैंस से चलते थे, फिर गोल्ड कॉइन्स आए, सिल्वर कॉइन्स आए, फिर नॉर्मल कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आई, फिर ई मनी आई, फिर आज क्रिप्टो करेंसी भी आ चुकी है। तो आप अगर देखोगे फिर जो मनी है, अच्छा इंडिया में मनी कौन प्रिंट करता है सर? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके कहने पर मनी प्रिंट करती है? सेंट्रल बैंक के कहने पर मनी को प्रिंट करती है। ठीक है, ये आरबीआई का मेन काम होता है। इसके बाद हम अपने क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्रेडिट का क्या मतलब होता है सर? उधार, यानी आप बेसिकली किसी से उधार ले रहे हो। अब क्रेडिट आप जब लेते हो किसी बैंक से, अब क्रेडिट लेने के दो सोर्सेस होते हैं, हम आगे देखेंगे। फॉर्मल सोर्स होता है, इनफॉर्मल सोर्स होता है। फॉर्मल सोर्स के अंदर सारे के सारे आप बोल सकते हो बैंक्स आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं, कोऑपरेटिव्स आते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स आते हैं, ये सारे आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आप बोलोगे रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, मनी लेंडर्स आ जाते हैं, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। फॉर्मल सेक्टर के अंदर रिलेटिव, फ्रेंड, मनी लेंडर्स ये सब आ जाते हैं। अब जब आप क्रेडिट लेते हो तो उसके कुछ सोर्सेस होते हैं, कुछ टर्म्स रहती है। टर्म्स क्या रहती है सर? कि आप इंटरेस्ट कितना दोगे, आप मोड ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगा, चेक से पैसा दोगे, कैश से पैसा दोगे, सारी टर्म्स, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, ये सब करना पड़ता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है कुछ गिरवी रखना, जो बेसिकली जब आप लोन चुका दोगे तो वो चीज आपको वापस मिल जाएगी। घर रख सकते हो, गोल्ड के पेपर रख सकते हो, ये सारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर आ जाता है। अब जैसे मैंने बोला फॉर्मल सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स आ गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ गए, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा याद रखेंगे, इसको जो पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आरबीआई। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंट्रोल करता है, ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं चलता। अब आप देखोगे कि बैंक अपना काम कैसे करती है। बैंक के पास दो लोग होते हैं यार, एक होता है डिपॉजिटर, दूसरा होता है बोरोवर। डिपॉजिटर का काम होता है डिपॉजिट करना, बोरोवर का काम होता है बोरो करना। जैसे मैं गया बैंक के पास, मैंने कुछ डिपॉजिट किया तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बैंक उसके बदले मुझे इंटरेस्ट देगा। बोरोवर जो लोन लेता है उस लोन के बदले उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जो बीच की कमाई है वो बैंक ले लेगा। तो ये बेसिकली बोरोवर और डिपॉजिटर रहता है। अच्छा एक चीज याद रखें, जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं उनको डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेरी इच्छा से मैं कभी भी बैंक में जाकर उस पर्टिकुलर अमाउंट को डिपॉजिट भी कर सकता हूं, विड्रॉ भी कर सकता हूं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है वो है रोल ऑफ आरबीआई इन फॉर्मल सेक्टर। पहला तो रोल, आरबीआई प्रिंट्स द मनी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई का क्या मेन रोल है सर? इट कंट्रोल्स ऑल द फॉर्मल एक्टिविटीज, सारा जो फॉर्मल सोर्स ऑफ बैंकिंग है वो सब ये कंट्रोल करता है। आरबीआई ऑल्सो मेक श्योर कि रिच और पुअर दोनों को लोन मिलता है। आरबीआई को सारे बैंक्स को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि भैया तुम इतना लैंड कर रहे हो, कितना डिपॉजिट कर रहे हो, ये सारी चीज। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बैंक कभी भी सारा पैसा बोरो नहीं, मतलब सारा पैसा बोरोवर को नहीं दे सकती, क्योंकि एक डिपॉजिटर के लिए भी एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को रखना पड़ता है। सर ये जो सर्टेन परसेंटेज है ये भी कौन सेट करता है? आरबीआई। मान लो कोई बैंक दिवालिया घोषित हो गया, यानी उसका बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं बचा, तो वो आरबीआई के पास जाकर अपना पैसा मांग सकता है एज अ लोन। इसको हम बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, यानी डूबते को तिनके का सहारा। इसके बाद एक चीज आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये बहुत सिंपल चीज है, यूजुअली वुमेन का रहता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो हर मंथली एक सर्टेन अमाउंट जमा करते हैं, एक पूल क्रिएट करते हैं, देन इस पूल को सालों तक जमा किया जाता है, बैंक को दे देते हैं, बैंक इसके बदले इंटरेस्ट देता रहता है। उन्हीं के कोई मेंबर को अगर लोन लेना हो तो वो ग्रुप से ले सकता है। याद रखेंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो है बांग्लादेश के अंदर, जिसको ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश बोलते हैं। स्टार्ट किया था मोहम्मद यूनुस ने, जिनको नोबेल पीस प्राइज विनर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है अगला चैप्टर जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है यार, ध्यान रखो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है?
ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब बाहर की कंपनीज इंडिया के अंदर आकर अपना धंधा चालू करते हैं, यानी द रैपिड इंटीग्रेशन एंड द इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपनीज। ध्यान रखेंगे जो बाहर की कंपनीज होती है जिनका धंधा जिनका धंधा दो या दो से ज्यादा कंट्री में होता है, इनको बोलते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा रहता है, इनका हेडक्वार्टर रहता है एक सर्टेन जगह पर, एंड देन ये अपने धंधे को आगे बढ़ाते हैं। एमएनसी का अगर हम रोल देखें कि एमएनसी अपना जो कारोबार होता है वो एक बहुत डाइवर्सिफिकेशन तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में कर देंगे, डिजाइन अमेरिका में कर देंगे, असेंबलिंग मैक्सिको में कर देंगे, कॉल सेंटर वाली चीज इंडिया में कर देंगे। इससे इनको कॉस्ट कटिंग और फायदा बहुत ज्यादा मिल जाता है। अब ध्यान देना एमएनसी कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है। एक होता है कि डायरेक्टली सेट कर दो, मतलब देश में गए और डायरेक्टली सेट कर लिया। फिर होता है जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज। लोकल कंपनीज यानी कि टीम बना लो। मारुति सुजुकी बहुत कॉमन नेम है। मारुति इज अ इंडियन कंपनी, सुजुकी इज अ जापानीज कंपनी। कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी कंपनी ही बाय कर लेते, मतलब एक एमएनसी आई उसने पूरी लोकल कंपनी को ही बाय कर लिया, खत्म कर लिया। फिर कभी कभार ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर को ऑर्डर प्लेस करते हैं। मान लो मैं एक एमएनसी हूं, मुझे 1 लाख जीन्स बनवानी है, तो मैंने इंडिया में एक प्रोड्यूसर को बोल दिया भैया 1 लाख जीन्स चाहिए, तो मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। अब एक चीज होती है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मैंने बता दिया इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। एमएनसी ही सबसे बड़ी चीज इसमें रोल प्ले करती है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इंपैक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है आईटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है सर, ये ग्लोबलाइजेशन को स्मूदन करने के लिए आईटी, मोबाइल नेटवर्किंग, टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ये अल्टीमेटली इतना बड़ा है कि ग्लोबलाइजेशन और अच्छे लेवल पे हो गया है। यानी देश के बीच में जो देश हैं, अलग अलग देश, उनके बीच में कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। दूसरा फैक्टर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। क्या होता है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स? इंडिया के अंदर सन 1991 के अंदर सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए थे। क्यों? ताकि फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आए, अपना धंधा करें। इस ट्रेड बैरियर्स को हटाना, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को हटाने को ही हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। ये दूसरा फैक्टर है सर। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में होने वाला सारा ट्रेड को रेगुलेट करता है। इसके मेन फंक्शंस होते हैं कि फ्री और फेयर ट्रेड को इंश्योर करे। ये चाहते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता रहे। ये चाहते हैं कि हर देश एक अच्छी फैसिलिटीज से आगे बढ़ता रहे। ये डब्ल्यूटीओ के मेन रोल होते हैं। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। इसके बाद हम देखें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ, जैसे मैंने बोल दिया, एक तो लिबरलाइजेशन यानी ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, और ये एकदम फ्री फेयर जो ट्रेड चालू करते हैं। फिर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हुई। यानी जब बाहर की कंपनीज देश में आई तो क्या क्या फायदा हुआ? कंज्यूमर को चॉइसेस मिलना चालू हो गई। आप बोल सकते हो देश में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुआ, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, देश में फॉरेन का पैसा आना चालू हो गया, देश में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो गई। तो ये इंपैक्ट के अंदर आ जाता है। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आने लग गया, मॉनिटरी, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। फिर आप देखो तो स्किल, नॉलेज, ये सब इंडिया के अंदर आया। अच्छा, एक और चीज है, नेगेटिव इंपैक्ट भी तो है ग्लोबलाइजेशन के। कभी कभार एमएनसीज क्या करती है, जो कॉस्ट कटिंग के लिए वो वर्कर्स की पैसे कम कर देती है, फीस कम कर देती है, तो ये भी एक चीज होती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एमएनसीज होती है वो सबसे बड़ा खतरा स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर के लिए। छोटा प्रोड्यूसर कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता इस मार्केट के अंदर। तो ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम सिविक्स। अब देखते हैं सिविक्स। सिविक्स में सबसे पहला चैप्टर जो आ रहा है वो आ रहा है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अंदर अपने को 2 मॉडल पता होने चाहिए, एक है बेल्जियम मॉडल, दूसरा है श्रीलंकन मॉडल। बेल्जियम मॉडल की अगर बात करें तो ये जो ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है ये है फ्लेमिश रीजन। यहाँ पर लगभग 59% लोग डच बोलते हैं। फिर आप ये पीच कलर वाला आप देख रहे हो, बेसिकली ये है वलोनिया रीजन। यहाँ पर 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, रिमेनिंग 1% लोग जर्मन बोलते हैं। कैपिटल रीजन यहाँ पर बेल्जियम का क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो कंट्री में मेजॉरिटी डच की है, बट
कैपिटल के अंदर मेजोरिटी फ्रेंच की है। इस वजह से पावर को डिवाइड करने के लिए 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, चेंज किया गया। एंड देन बेल्जियम एक सबसे बेहतरीन चीजों के ऊपर आया जो था उनका मॉडल ऑफ अकोमोडेशन। बहुत बढ़िया मॉडल था। इन्होंने पावर को इक्वालिटी बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश करी। देखो, पहला तो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल होंगे, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई डिसीजन नहीं ले सकती, फ्रेंच और डच दोनों के यहां होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल के, मतलब अंडर में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दी गई, ये लेवल्स में किया गया। ब्रुसेल्स के अंदर वो गवर्नमेंट थी जिनमें दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। फ्रेंच पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक थर्ड गवर्नमेंट और बनाई गई जिसका नाम रखा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बेसिकली लोकल लेवल पे जो लैंग्वेज, कास्ट, कलर, रिलीजन के बेसिस पे वर्क करेगी। ये होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। फिर आ जाता है लंकन मॉडल। लंका बेसिकली, श्रीलंका जो है एक आइलैंड कंट्री है, एशियन कंट्री है। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या था, 74% लोग सिन्हाला थे जो बेसिकली एक रिलीजन को फॉलो करते थे जिस रिलीजन को हम बोलते हैं बुद्धिज्म। लगभग 18% लोग यहां तमिल्स थे। तमिल्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। 13% जो थे वो थे श्रीलंकन तमिल, 5% थे जो इंडियन तमिल। अब यहां पर भी मेजॉरिटी सिन्हाला की है, बट गवर्नमेंट ने यहां पर सबसे बेकार चीज करी कि इन्होंने जो पावर दे दी वो सिन्हाला को दे दी, इसलिए यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इस मॉडल को हम बेसिकली बोलते हैं मेजॉरिटिज्म मॉडल, जहां आप पावर किसके हाथ में दे देते हो, मेजॉरिटी के हाथ में दे देते हो। जैसे ही आपने मेजॉरिटी के हाथ में पावर दे दी, आपके देश का कल्याण हो जाएगा। अब ध्यान समझो, 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। गवर्नमेंट जो थी वो ज्यादातर फेवर सिन्हाला को करती थी जॉब्स के अंदर। बुद्धिज्म रिलीजन को और आगे बढ़ाना चालू करेगा, ये सारी चीजें थी। और इससे कहीं ना कहीं जो तमिल्स थे वो एलिएनेटेड फील होना चालू हो गए, यानी उनको लग रहा था हमारा देश तो हमारे साथ दे ही नहीं रहा। इन्होंने तमिल ने डिमांड की जॉब्स, इक्वल लैंग्वेजेस, रिलीजन ऑटोनॉमी। और ध्यान देने वाली बात क्या है, इन्होंने डिमांड करी कि हमें चाहिए पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन और तमिल एलाम। तमिल एलाम क्या है सर, इनकी डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट पार्ट दे दो देश का, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट के अंदर, हम वहां सुकून से रहेंगे, तुम यहां सुकून से रहो। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तब सिन्हाला ने बात मानी नहीं। और क्योंकि बात नहीं मानी तो आप बोल सकते हो कि यहां पर सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर यानी जब देश के लोग ही अपने आप में लड़ना चालू हो गए। 26 साल तक वो सिविल वॉर चला और देश का खतरनाक हो गया। तो आप देख सकते हो बेल्जियम वाज वे इनफ गुड देन द श्रीलंका। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ शेयरिंग। इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट 4 फॉर्म्स ऑफ शेयरिंग है, अगर आप ध्यान से देखोगे। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कम्युनिटी है, कोएलिशन है। हॉरिजॉन्टल किसके बीच में होती है सर, ऑर्गन्स के बीच में होती है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इसके बीच में हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। हर जो ऑर्गन है वो एक दूसरे को चेक करता रहेगा, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके बाद जो आपका दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है वो कौन सा आता है सर, दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है आपका लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स में बेसिकली किसके बीच में डिवाइड कर देते हैं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इसको आप फेडरल फॉर्म ऑफ शेयरिंग भी बोलते हो। क्या बोलते हो, फेडरल फॉर्म ऑफ शेयरिंग भी बोलते हो। थर्ड जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है सर, कम्युनिटी आ जाता है। कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी जैसे हमने अभी बेल्जियम में देखा, एक छोटी सी लोकल गवर्नमेंट बना दी जाती है। लोकल गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, इसके बेसिस पे गवर्नमेंट बनती है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका रिजर्वेशन भी नाम रखते हैं। चौथा कौन सा रहता है सर, कोएलिशन रहता है। कोएलिशन किसको बोलते हैं सर, कोएलिशन गवर्नमेंट बेसिकली पार्टीज के बीच में होता है। जब पार्टीज कम टुगेदर आपस में आ जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, इस चीज को हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। हिंदी में इसका नाम होता है गठबंधन सरकार। यानी आप इसका एग्जांपल देते हो, जैसे बीजेपी का एनडीए है, कांग्रेस का इंडिया है, ऐसे जो रहते हैं इनको कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ये हो जाता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बाद जो दूसरा चैप्टर आता है वो कौन सा आता है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बहुत सिंपल है यार। फेडरलिज्म अभी आप देख के आए, ये वो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जहां पर पावर जो है वो किसके बीच में डिवाइड होती है, लेवल्स के बीच में डिवाइड होती है। लेवल्स यानी सर कौन कौन सी, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। ध्यान रखेंगे सेंट्रल यहां ज्यादा पावरफुल होती है, उससे कम स्टेट, उससे कम लोकल। अब सर इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सर 7 फीचर है फेडरलिज्म के, मुंह जबानी रटे होने चाहिए। क्या है, जल्दी जल्दी याद करते हैं। पहला फीचर है देयर शुड बी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट होनी चाहिए।
एवरी लेवल हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, हर लेवल का अपना जुरिस्डिक्शन है यानी एरिया ऑफ कंट्रोल है। सर ये जुरिस्डिक्शन कहां लिखा है? दिस जुरिस्डिक्शन इज बीन रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, पैसा कमाने का जरिया भी कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर आप देखोगे कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकती, उनमें दोनों की हां लगती है। फिर अगर किसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिस्प्यूट्स होता है, जो डिस्प्यूट्स हैं दैट विल बी सॉल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट टू प्रमोट यूनिटी एंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ये 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब सर ये जो फेडरलिज्म होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर, दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है? बहुत सारी स्टेट्स आके सेंट्रल को पावर देती है, यहां स्टेट्स ज्यादा पावरफुल होती है। आप देखो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है सर? होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है सर? सेंट्रल के पास ज्यादा पावर होती है और वो किसको पावर देता है? स्टेट्स को पावर देता है। तो ये बेसिकली होता है कि स्टेट को पावर किससे मिलती है? सेंट्रल से। यहां सेंट्रल ज्यादा पावरफुल होता है। इंडिया, बेल्जियम, स्पेन होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल है। इसके बाद जब हम आते हैं तो क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? तो आंसर है हाँ। हमारे यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन टेरिटरीज है, ज्यूरिस्डिक्शन है, तो ये सारा इंडिया का आप बोल सकते हो। फिर आप देखते हो कि इंडिया में किस तरीके से पावर का डिवीजन है। 3 लिस्ट है, तीनों लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। पहली लिस्ट कौन सी है सर? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है। नेशनल इंपॉर्टेंस यानी देश के मैटर्स, जिसमें बेसिकली आ जाता है आपका डिफेंस, आरबीआई, जीडीपी, आपका आर्मी, ये सब जो आ जाता है वो इसके अंदर आ जाता है यूनियन लिस्ट। इस यूनियन लिस्ट को कौन करता है? बेसिकली कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट लिस्ट ये वो मैटर है जो स्टेट के रहते हैं। ऑब्वियसली बात है स्टेट के तो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी। एग्जांपल में पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब आ जाता है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों का रहता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, यूनियन, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये जो चीजें होती है इसके अंदर आती है। एक चौथा सब्जेक्ट भी होता है जिनको रेसिडुअरी सब्जेक्ट बोलते हैं। ये न्यूली सब्जेक्ट्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, आईटी, साइंस, ये सारी चीजें आ जाती है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इंडिया में ओवर द टाइम ऐसी बहुत सारी स्टेट्स है जो लैंग्वेज पे कटी है। गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ऐसे बहुत सारी जो स्टेट्स है वो अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे काटी गई है यानी तोड़ी गई है, या बोल सकते हो। इंडिया में एक चीज और ध्यान रखनी है, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहां लिखी गई है सर? कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 के अंदर, पार्ट नंबर 3। ये ध्यान रखने वाली चीज है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से हम कोई सी भी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अगर मान लो किसी कैंडिडेट को एग्जाम देनी है तो वो कोई भी दे सकता है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान रखना। फिर आता है इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। क्या होता है सर डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन यानी जब पावर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एक नई लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट करते हो जिसको बोलते हो लोकल गवर्नमेंट। दैट इज बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में कब हुआ था सर? 1992 के अंदर। कब हुआ था? 1992 के अंदर। सर इसके अकॉर्डिंग 5 मेजर चीजें करी गई थी। पहला, 5 साल में इलेक्शंस होंगे ही होंगे कंपल्सरीली लोकल लेवल के ऊपर। एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शंस का सारा दारोमदार करेगी। थर्ड, 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी सर? वुमेन के लिए कर दी। सम सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर SC, ST, OBC। और पैसा जो लोकल गवर्नमेंट को मिलेगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है सर। फिर आ जाता है अगला चैप्टर जिसको हम बोलते हैं जेंडर, रिलीजन और कास्ट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है सर। जेंडर की अगर बात करें, आपको ही पता है वुमेन इज फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है? आप देखो तो लिटरेसी रेट से 54% है, मेन में 76% है, और गर्ल्स का हायर स्टडीज में बहुत कम प्रपोर्शन है। फिर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है बॉयज एजुकेशन को। प्रपोर्शन ऑफ वुमेन बेसिकली हाई पेड बहुत कम है। अगर एक मैन और एक वुमेन सेम जॉब पे तो वुमेन को कम दिया जाएगा, मैन को ज्यादा दिया जाएगा। इक्वल वेजेस एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने ताकि ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। और सन्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और अबॉर्शन करवा लिया जाता है गर्ल चाइल्ड का। इससे कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो में डिक्लिनेशन हो रहा है। सेक्स रेशियो यानी नंबर ऑफ फीमेल्स पर मेल्स, ठीक है। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन डिक्लाइन करता है इन चीजों को।
और बहुत सारे हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस, ये सारी चीजें तो बहुत कॉमन है। अब सर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या क्या है? पहला तो लीगली बाइंड कर दो कि वुमेन इलेक्टेड बॉडीज के अंदर फिक्स रहेगी, 1/3 सीट्स पूरा कंप्लीट कर दो। और आप ये भी बोल सकते हो कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ला दो, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे, रेप हो रहे, मोलेस्टेशन हो रहे, हैरेसमेंट हो रहा है, इनको आप रोको। ये कुछ चीजें होती हैं। सर इसके बाद आता है कम्युनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है। कम्युनलिज्म का क्या मतलब होता है? जब हमारा भारत देश या भारत देश के लोग रिलीजन के बेसिस पे झगड़ा करना चालू कर जाए, उसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। और इसके बेसिस पे जो वायलेंस होता है उसको हम बोलते हैं कम्युनल वायलेंस। बहुत बेकार चीज होती है जब रिलीजियन चीजों के ऊपर आप पॉलिटिक्स को खेलना चालू कर देते हो। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्या क्या ऐसे फॉर्म्स हैं जो कम्युनलिज्म ले सकता है पॉलिटिक्स के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। क्या क्या ले सकता है सर? एक जो कम्युनल माइंड होता है वो हमेशा रिलीजियस डोमिनेंस चाहता है कि मेरा रिलीजन सबसे ऊपर हो, तो पहला पॉइंट वो कह रहा है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि बहुत सारे प्रिजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स, मतलब पहले से कुछ चीज सोच लेना कि हिंदू धर्म ऐसा है, मुसलमान धर्म ऐसा है, वो चीज रहती है। मेजॉरिटी कम्युनिटी हमेशा चाहेगी कि मेरा डोमिनेंस बढ़ा रहे, मेजॉरिटी का डोमिनेंस बढ़ा रहे, और माइनॉरिटी हमेशा अपने आप को सेपरेट मानेगी और वो डिमांड करेगी कि पॉलिटिक्स में हमें सेपरेट यूनिट दे दो। फिर आप बोल सकते हो पॉलिटिशियंस भी क्या करते हैं? सिंबल्स यूज करते हैं। रिलीजियस लीडर इमोशनल अपील करते हैं ताकि वो जीत पाए, और इससे अल्टीमेटली कम्युनल वायलेंस तो होता ही है, आप देखते ही हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। फिर आ जाता है आपका कास्ट। अब कास्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स है जो कास्ट भी ले सकती है। तो देखो, जब कैंडिडेट को चूज करना होता है ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? उस पर्टिकुलर एरिया से उस पर्टिकुलर कास्ट के इंसान को ही उतारती है, जानी ज्यादा से ज्यादा उसको वोट मिल पाए। तो देखो, और ये दिमाग लगा के ही चलते हैं कि डिफरेंट कास्ट के लोगों को उतारना ही है। और जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो ऐसा नहीं कि मान लो 100 सीट्स है तो 100 सीट्स के ऊपर ब्राह्मण कास्ट के लोगों को बिठा लिया, नहीं, सबको देंगे ताकि लोगों को लगे हाँ भाई ये पार्टी हर कास्ट को इक्वल दर्जा देती है। तो ये गवर्नमेंट हमेशा करती है। और कास्ट सेंटिमेंट्स को अट्रैक्ट करती है एक पॉलिटिकल पार्टी कि हम आपकी कास्ट के लिए ये कर देंगे, रिजर्वेशन ला देंगे, ये कर देंगे, वो वाली चीज रहती है। बट हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी 1 पर्सन 1 वोट है, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें पॉसिबल कम हो पाती है। फिर इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट। आप खुद देखो, इलेक्शंस में कास्ट के लिए इतनी अपील करी जाती है कि कास्ट ये है, कास्ट वो है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, पहले तो कोई भी पार्लियामेंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती किसी कास्ट की। हो सकता है कोई कास्ट को बहुत वोट्स मिले हो, बट हर कास्ट को एक दर्जा मिली जाता है, इक्वालिटी मिली जाती है। देखो, पार्टी अगर चाहती है तो उसको एक या एक से ज्यादा कास्ट का जो कॉन्फिडेंस है वो लेना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। कोई भी पार्टी देखो सारे वोट्स तो नहीं जीतती है, ये भी आपको पता है। बहुत पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट पुट करती है सेम कास्ट के, मान लो कोई पोस्ट है उस पे 3 कैंडिडेट बता देगी। देखो, ये 4th पॉइंट क्या कह रहा है आराम से, कोई भी कास्ट या कोई भी जो रूलिंग पार्टी वो हमेशा पावर में नहीं रह सकती, क्योंकि पूरी की पूरी कास्ट मेजॉरिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन के अंदर। इसके बाद फिर आता है कि क्या क्या ऐसे फॉर्म्स है जो कास्ट के अंदर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो देखो, कास्ट ग्रुप कैसे बनते हैं? अलग अलग छोटी छोटी कास्ट को मर्ज करके एक बड़ी कास्ट बना दो। पार्टी कोएलिशन करती है, टीम बनाती है। और बैकवर्ड कास्ट और बड़ी है फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, इससे भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत फायदा होता है। चौथा चैप्टर हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? एक पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली क्या है, सामने आती है, इलेक्शन को कंटेस्ट करती है, ये पॉलिटिकल पार्टी होती है। पॉलिटिकल पार्टी का मेन चीज आपको पता होना चाहिए, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? एक तो इलेक्शन को कंटेस्ट करती है, बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज लेके आती है, लॉज बनाती है, गवर्नमेंट को रन करती है। अगर अपोजिशन पार्टी है तो बेसिकली वो रूलिंग पार्टी को प्रेशराइज करती है। ये तमाम ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। अब 3 तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं, एक होता है 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी। 1 पार्टी सिस्टम में सिर्फ सिंगल पार्टी रूल करती है। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना, जहां पर पार्टी यूज करती है CCP, यानी सारी जो
देश है वो सिर्फ एक पार्टी से चल रहा है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। टू पार्टी सिस्टम है, दो पार्टी है, यानी चांसेस कितने हो गए? 50-50 हो गए। इसमें एग्जांपल आ जाता है यूएस यूके का। एग्जांपल के तौर पर इनकी पार्टीज होती है डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है दो से ज्यादा पार्टीज रूल करे। भारत देश, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, ऑल इंडिया ट्राइबल कांग्रेस, कितनी पार्टी है। याद रखेंगे कोई भी पार्टी सिस्टम अच्छा नहीं है, हर पार्टी सिस्टम एक पर्टिकुलर कारण की वजह से उस देश ने यूज किया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे देश में दो अलग अलग पार्टी सिस्टम चलते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पार्टी का ही एक और नाम क्या होता है सर? रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी होता है। इनको ईसीआई के थ्रू यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू सेपरेट पावर्स, स्टेटस, सिंबल्स ये सब दिए जाते हैं। नेशनल पार्टी होने के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है कि कम से कम इनको 6% वोट्स मिले लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, या 4 स्टेट्स के अंदर इनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। साथ साथ में एक मेजॉरिटी चीज ये भी करनी पड़ती है कि कम से कम इनकी 4 सीट्स तो हुई लोकसभा के अंदर। अब सर ऐसे तो 7-8 आपकी बोल सकते हो नेशनल पार्टीज है, बुक में दी हुई है, बट हमें सिर्फ 2 ध्यान से पता होनी चाहिए, बाकी ज्यादा आने के चांसेस है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनाई गई भारतीय जना सिंह को तोड़कर। भारतीय जना सिंह पहले थे जिनके बेसिकली लीडर थे स्वयं प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने इस पार्टी को जना सिंह को स्टार्ट किया था, फिर बीजेपी बनाई गई। अभी बहुत बड़ी पार्टी है, आपको पता ही है, रूलिंग पार्टी चल रही है। इंडियन एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करती है, हिंदुत्व के ऊपर। इनका जो आइडियोलॉजी है, जब ये आए थे तो इन्होंने बोला था हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेशन करवा लेंगे, ये सारी चीजें आपको पता ही है, और 3 तलाक को बैन करेंगे जो इन्होंने किया भी है। अभी रूलिंग पार्टी है, मोदी गवर्नमेंट सेकंड टर्म कर रही है, ये वाली चीज रहती है। फिर आ जाता है नेशनल, जो दूसरी पार्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, कांग्रेस का रोल बहुत बड़ा होता है। 1885 के अंदर बनी थी। अभी आप देखो तो ये जो पार्टी है ये अभी अपोजिशन के अंदर चल रही है, जीत नहीं रही है। ये अभी जो है इनके सोनिया गांधी इनकी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, बट असलियत में जो प्रेसिडेंट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। फिर सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है ये। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे जो 1991 में, एलपीजी पॉलिसी ये लोग लेके आए थे। डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी लगभग 60 सालों तक। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इन्होंने दिए, नेहरू जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गए, नरसिम्हा राव जी हो गए, ये सारे। फिर अभी इनका सपोर्ट लॉस में इनके अलायंस का नाम यूपीए है। बाकी पार्टीज पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आती नहीं है। फिर है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी नाम से समझ में आ रहा है, स्टेट पार्टीज के अकॉर्डिंग वर्क करे। इसी पार्टी का एक और नाम होता है रीजनल पार्टी। इनका भी एक क्राइटेरिया रहता है सर, इनका क्राइटेरिया ऐसे रहता है कि इनको कम से कम 6% वोट्स चाहिए रहेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और एटलीस्ट इनको 2 सीट्स चाहिए रहेगी। स्टेट पार्टीज नेशनल पार्टीज के साथ कोएलिशन बनाती है ताकि वो गवर्नमेंट बन पाए वहां पर। अब अगला टॉपिक आता है जो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। तमाम ऐसे चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी एक फेस करती है और देश में बहुत प्रॉब्लम होता है। एक तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, बोलते तो हैं कि हम डेमोक्रेसी ला देंगे, बट पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी के अंदर ही पोस्ट के लिए इलेक्शंस नहीं होते, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। फिर आपको पता है डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी एक पार्टी के अंदर ही हेरिडिटरी पोजीशन चलते आ रही है, यानी एक जो लीडर था फिर उसका ही बेटा अगला लीडर बनता आ रहा, उसी का बेटा अगला लीडर बनता आ रहा, ये डायनेस्टिक सक्सेशन है। मनी और मसल पावर, पार्टी हमेशा ऐसी चीजें यूज करती है जिससे वो इलेक्शंस जीत पाए, गवर्नमेंट बना पाए, जिसमें मनी और मसल पावर सबसे कॉमन रहता है। और पार्टी मीनिंगफुल चॉइसेस ऑफर नहीं करती है, रियलिस्टिक चॉइसेस ऑफर नहीं करती है, जिससे जो एक वोटर रहता है वो एक परेशान हो जाता है। अब सर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, मतलब कैसे बदलाव किया जा सकता है। एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा से ज्यादा आप मनी और मसल पावर का इन्फ्लुएंस जो है उसको रिड्यूस करो। पार्टी को बोलो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, यानी अपनी इनकम बताओ, अपने एक्सपेंसेस बताओ, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी दिख पाए। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हो, पार्टी के अंदर भी इलेक्शंस होने चाहिए, तब जाकर पार्टी को हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट भी रहेगी और डेमोक्रेसी बनी भी रहेगी। ये वाला चैप्टर हो जाता है सर। लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे सिंपल चीज है, डेमोक्रेसी आपको पता है इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर बेसिकली लीडर्स जो है या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। अब हमें इसके अंदर पढ़ना है कि डेमोक्रेसी ने जो वादे किए ऑन पेपर, क्या वो ऑफ पेपर दिख भी पाए हैं, रियलिटी कितनी है, रियलिटी चेक भी तो देखना जरूरी है। अब डेमोक्रेसी को बोलते हैं कि 3 मेजर चीजें होती है डेमोक्रेसी की, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, डेमोक्रेसी के साथ ही 2 अलग अलग गवर्नमेंट्स भी है, जो है आपकी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप।
वो दोनों भी अच्छी है, बट उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है? डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, सिटीजन की डिग्निटी इंश्योर करी जाती है, बट वहां पर मोनार्की जहां राजा रूल करता है, डिक्टेटरशिप जहां आर्मी का रूल है, वहां पर मेजर ये प्रॉब्लम रहती है कि वहां लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। अब सर 3 मेजर चीजें होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, कि लोगों की जो डिमांड है उसके प्रति हमारी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल रहेगी। रिस्पॉन्सिव मतलब कि अगर लोग चाहते हैं कि कोई चीज गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसके प्रति पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अधिकार जो है वो पॉलिटिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अधिकार है वो गवर्नमेंट यानी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ले ही ले। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, यानी वन विच कैन बी वेरीफाइड। तो बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी के अंदर सब ट्रांसपेरेंट है, यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर चीजें रहती है। अब समझने वाली बात क्या है कि डेमोक्रेसी ने क्या क्या वादे किए और किन किन चीजों के ऊपर वो रही। इकोनॉमिक ग्रोथ, आप ये तो देख सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ वाइज जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ देश रहते हैं वो बहुत कम ग्रो करते हैं, यानी वहां पर जो जीडीपी ग्रोथ है और जो पर कैपिटा ग्रोथ है वो बहुत कम रहती है कंपेयर टू द डिक्टेटरशिप, क्योंकि डिक्टेटरशिप में लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा जाता जितना डेमोक्रेसी में सोचा जाता है। एक जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहती है लोगों की भलाई के लिए, वहीं डिक्टेटरशिप वाला ऐसा नहीं करना चाहता है। तो अब अगर देखो तो डेमोक्रेसी ने इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा दिखाई नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी भी आगे बढ़ेगी। इसके बाद अगली चीज आती है कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ये तो आप बोल सकते हो डेमोक्रेसी इसमें जीरो है, कि गरीबी और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अंदर काफी ज्यादा जो प्रभाव है वो अभी तक आया है नहीं। वो डेमोक्रेसी का आप बोल सकते हो कि गरीब और गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। उसके पीछे एक बेसिक कारण भी है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, यानी जो गवर्नमेंट है वो रिसोर्सेस को बहुत अनइक्वली डिवाइड कर देती है। तो ये डेमोक्रेसी को और अच्छा करने की नीड है। इसके बाद फिर आता है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। क्या होता है सर? आपको भी पता है इंडिया एक बहुत डाइवर्स नेशन है, यानी इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस, कास्ट, रिलीजन, कलर, काफी सारी चीजें। अब इतनी डाइवर्सिटी में हो सकता है कि दंगे हो जाए, झगड़े हो जाए, तो हमको इस तरीके से लॉस बनाने होते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी दोनों साथ साथ में प्यार मोहब्बत से रहते रहे। अब इसके लिए 2-3 चीजें मेक श्योर करनी पड़ती है कि मेजॉरिटी कभी भी माइनॉरिटी को नीचा ना दिखाए, यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी शुड वर्क विद कोऑपरेटिवनेस, मतलब पूरा उनके साथ इक्वल बर्ताव हो और सब इक्वल रहते रहे। मेजॉरिटी कभी भी अपना डिसीजन रिलीजन, कास्ट, कलर, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को देख के नहीं लेना चाहिए, इससे ही सारी चीजें बढ़ती है। फिर आगे हम देखते हैं तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, ये एक ऐसी चीज है जिसमें डेमोक्रेसी खरी उतरी है, यानी डिक्टेटरशिप और मोनार्की के अंदर तो लोगों की बात उतनी नहीं सुनी जाती जितनी डेमोक्रेसी के अंदर सुनी जाती है। फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, फंडामेंटल चीजें आपको सिखाई जाती है, तो वो डेमोक्रेसी ने अच्छे तरीके से दिखाया है। अब बढ़ते हैं हम ज्योग्राफी के ऊपर। अब देखते हैं ज्योग्राफी के ऊपर सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स का क्या मतलब होता है सर? हर वो चीज जो हमारे काम आती है वो रिसोर्स होती है। इस रिसोर्सेज को अलग अलग तरह से बांटा जा सकता है, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सारी बहुत सारी रिसोर्सेज होती है जिनको हम बांट सकते हैं। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में, और क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में तो हमें इनको कंजर्व करके हमें बचा के रखना पड़ता है, और इसलिए एक समिट किया गया था वर्ल्ड वाइड जिसको हम बोलते हैं रियो डी जानेरो या अर्थ समिट। ये ब्राजील के अंदर हुआ था जून 1992 के अंदर, जहां पर 100 से ज्यादा कंट्री हेड्स मिले थे और इन्होंने एजेंडा 21 एडॉप्ट किया था। वो ये कहता था कि रिसोर्सेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज होनी चाहिए, और हम ग्लोबल लेवल पे सारा जो भी पॉल्यूशन होता है, रिसोर्सेज को बचाना है, वो सब चीजों को हम कंट्रोल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। फिर एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। देखो हमारे इंडिया में रिसोर्सेज तो बहुत तरह मिलती है। राजस्थान तरफ आपको देखोगे कि बहुत सारा सन एनर्जी है, बट हम उसको आज भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बहुत टूरिस्ट स्पॉट है, बट आज भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं रिसोर्स प्लानिंग में कुछ ना कुछ तो गैप है। तो रिसोर्स प्लानिंग 3 स्टेप्स में होती है, ध्यान देना। पहली स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो कितनी क्वांटिटी कितनी क्वालिटी में है। फिर आप एक प्लान बनाते हो कि आपको कितनी रिसोर्सेज देनी है टेक्नोलॉजी और स्किल के साथ, और लास्ट होता है कि इस प्लान को आपको देश के प्लान के साथ मैच करना पड़ता है। तो ये रिसोर्स प्लानिंग होती है। इसके बाद हमारा आता है लैंड रिसोर्सेज। इंडिया में लैंड रिसोर्सेज 3 तरह से डिवाइड है। प्लेन्स वाला जो हिस्सा है वो 43% है, जिसपे सारा खेती बाड़ी होती है, बिल्डिंग्स बनती है। माउंटेन्स वाला 30% हिस्सा है जो बेसिकली टूरिज्म के लिए है, रिवर्स के लिए है। प्लेट्यू 27% है जो यूजुअली आप बोल सकते हो मिनरल्स वगैरह के लिए है। अब
हमारे यहाँ पर बहुत तरह के सॉइल्स देखने को मिलते हैं, तो वो सॉइल्स हमको अगर हम ध्यान से देखें, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल, ये बहुत तरह के 6 सॉइल्स आपको देखने को मिलेंगे। मेन कौन कौन से सर? एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल पूरे इंडिया का सबसे वाइड स्प्रेड सॉइल है, मतलब सबसे ज्यादा फैला हुआ सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल के अंदर बहुत सारी फर्टिलिटी देखने को मिलती है। 2 तरह का ये सॉइल होता है, खादर और भांगर। खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल है, पोटाश पोटेशियम के इसके अंदर दिख जाते हैं, गुड फर्टिलिटी है। भांगर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल से कंकड़ के नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कंकड़ देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। तो अगर आप देखो तो ये एल्यूवियल सॉइल है, 3 मेजर नदी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर शुगर केन, पैडी, पल्सेस, व्हीट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का ही नाम रेगुलर सॉइल होता है, कॉटन सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल यूजुअली कॉटन को ग्रो करने में हेल्प आता है। ब्लैक सॉइल के अंदर एक खास बात होती है, मॉइस्चर को अच्छा होल्ड कर लेता है, और सेम चीज कॉटन के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बहुत सारे एरियाज में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगा। ये रहता है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बाद जब हम थर्ड आते हैं तो वो आता है रेड और येलो सॉइल। रेड सॉइल बेसिकली लाल मिट्टी, ये लाल इसलिए होती है क्योंकि जो रॉक्स होती है उसके अंदर आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है, उस वजह से लाल हो जाती है, और इसी जब में हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाता है तो हम उसको येलो बोल देते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली पीछे, ये ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा लैटेराइट सॉइल। लैटर का मतलब होता है ब्रिक, यानी ईंट वाला सॉइल। अगर आप देखो तो लैटेराइट सॉइल बहुत डीप एसिडिक रहते हैं, इनका पीएच लेस देन 7 रहता है। पीएच क्या रहता है? लेस देन 7 रहता है। ज्यादातर डेसिडस एवरग्रीन फॉरेस्ट में ह्यूमस रिच रहता है इनमें, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। इसके बाद जो आता है वो आता है एरिड सॉइल। एरिड का मतलब होता है सूखा सॉइल, ज्यादातर राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। हाई टेम्परेचर है, लो रेनफॉल है, वेजिटेशन करते नहीं है, बट अगर सूटेबल इरिगेशन हो तो एग्रीकल्चर हो जाता है। फिर आता है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल की जब टॉप लेयर रिमूव हो जाती है, द डेन्यूडेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। नेचुरल कॉजेस से भी होता है, ह्यूमन कॉजेस से भी होता है। नेचुरल कॉजेस में विंड वाटर आ जाता है, ह्यूमन कॉजेस में ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर पेस्टिसाइड्स का यूज, ये सारी चीजें आ जाती है। अच्छा, एक चीज और होती है गली इरोजन। बेसिकली गली में क्या होता है कि आपका जो पानी है वो फंस जाता है, वो बेसिकली चीज होती है। फिर एक सिमिलर तरीके से शीट रिविजन होता है। अच्छा, हम इनको सही कैसे करते हैं सॉइल इरोजन को? कंटर प्लफिंग करवा सकते हो आप, टेरेस फार्मिंग होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, शेल्टर बेल्ट्स है। इन तरीके से आप कहीं ना कहीं सॉइल को भी सही कर सकते हो, सॉइल इरोजन को क्योर कर सकते हो। अगला चैप्टर जो आ रहा है वो आ रहा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस है नहीं, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस है। अगर बात करें, एक इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर पास हुआ। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, इन सब चीजों को किया ताकि हम एनिमल स्पीशीज को बचाने की कोशिश में आगे बढ़ पाए। तो अगर आप देखोगे फॉरेस्ट के अंदर 3 फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट हाफ है, जिसमें बेसिकली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंसर्नेशन दिया गया है। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, लगभग 1/3 एरिया है। फिर अनक्लास फॉरेस्ट है, ये वो फॉरेस्ट है जो अभी तक किसी को बिलोंग नहीं करते, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दिए गए हैं। फॉरेस्ट में ही हम एक और देखें कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कि किस तरीके से फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारी कम्युनिटीज आगे आई है, और उन कम्युनिटीज ने फॉरेस्ट में अपना खासा योगदान दिया है, जिसमें आपके बेसिक आ जाते हैं, चिपको मूवमेंट आ जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन आ जाता है, ऐसे तमाम ऐसी चीजें आ जाती है, बीच बचाओ आंदोलन आ जाता है, जिससे हम फॉरेस्ट और फ्लोरा और फौना स्पीशीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, सरस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में बहुत लोगों ने माइनिंग के अगेंस्ट फाइट करा है। फिर भैरव देव दक्ष सेंचुरी बनाई गई है। फिर अगर आप देखो चिपको मूवमेंट, जिसमें बेसिकली लोग पेड़ से चिपक जाते हैं ताकि वो पेड़ को ना काट पाए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है JFM, दैट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो लोकल्स लोग हैं, गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प ली है, लोकल्स गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं किसी गैर कानूनी चीजों को रोकने से, और गवर्नमेंट उनको देती है कि आप टिम्बर और जो वुड वगैरह वो आप कलेक्ट कर सकते हो। दिस इज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो ये ओडिशा के स्टेट में बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। फिर जैसे बीच बचाओ आंदोलन मैंने आपको बताया, ये भी एक बहुत अच्छी चीज करी गई है फॉरेस्ट के अंदर। इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर आता है वो आता है वाटर रिसोर्स। बहुत सिंपल सा चैप्टर है सर। इंडिया क्या वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा पानी तो है, बट ज्यादातर पानी आप बोल सकते हो ओशन वाटर के अंदर ही, और जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं वो सिर्फ 2-3 ही है, जैसे रिवर है, ग्लेशियर्स हैं, आप बोल सकते हो ग्राउंड वाटर है, ये कुछ ही है। और हम उस पूरी जो वाटर रिसोर्स है उसको खराब करते जा रहे हैं। वाटर रिसोर्स खराब होने के मेनली 2 कारण होते हैं, एक है क्वांटिटेटिव रीजंस, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव रीजंस।
सर क्वांटिटेटिव रीजंस में क्या हो रहा है कि हमारी पानी की क्वांटिटी धीरे धीरे और खत्म होते जा रही है। उसके पीछे कारण क्या है सर? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा अर्बन ग्रोथ करी जा रही है और इंडस्ट्रीज को ज्यादातर पानी चाहिए रहता है। तो इन सब कारणों की वजह से वाटर की जो क्वांटिटी है वो खत्म होते जा रही है। सर रही बात वाटर की क्वालिटी की, तो वाटर की क्वालिटी किस वजह से डिग्रेड हो रही है? तो अगर आप ध्यान से फरमाओ तो हम वाटर को रिसाइकिल नहीं करते हैं और वाटर के अंदर अनवांटेड वेस्ट डाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी खराब होते जा रही है। जो इंडस्ट्रीज होती है वो थर्मल पॉल्यूशन कर रही है, यानी गर्म पानी को डायरेक्ट डाल दे रही है, उससे प्रॉब्लम हो रही है। फिर जो कंस्ट्रक्शन में वेस्ट निकलता है वो वेस्ट को आप डायरेक्ट डाल दे रहे हो, अगेन प्रॉब्लम हो रही है। इससे एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, एनिमल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, इकोसिस्टम खराब हो रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो वाटर से लिंक करती है। अच्छा, फिर जो अगली चीज आती है वो आती है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स या रिवर्स और डैम्स। डैम्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो रिवर के ऊपर बिल्ड किया जाता है। डैम्स का यूजुअली पुराने जमाने में तो काम ये था कि वो वाटर को रोकेंगे और फ्लड से बचाने के काम आएंगे, बट लेटर ऑन उन्हीं से हम इरिगेशन, एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी जो मेन फंडा है वो हम कर पाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि जो डैम्स है वो डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि डैम्स मल्टीपर्पसली काम करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि डैम्स के डिसएडवांटेज नहीं है, डैम्स के डिसएडवांटेज भी है। अगर उस डैम पे बहुत ज्यादा पानी आ जाता है एंड इवन बारिश भी आ रही है तो वो ओवरफ्लो होकर अल्टीमेटली फ्लड क्रिएट करना चालू कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी का फायदा ज्यादातर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा है, तो जो छोटे गांव वाले लोग हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है। फिर डैम बनाने के लिए माइग्रेशन करना पड़ता है लोगों का, और माइग्रेशन करने की वजह से जो लोग हैं वो अपनी हैबिटेट को छोड़ पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स भी है डैम्स के साथ। फिर एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें आप बेसिकली रेन वाटर को कलेक्ट करते हो और उसको अपने फर्दर डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर पाते हो। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर बहुत एक्सेसिवली पानी आता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो मौसम राव है वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करी जाती है। ऑल्दो वहां पानी बहुत अच्छा आता है बट वहां पर भी करी जाती है। तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहां पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कंपल्शन किया गया है। राजस्थान के अंदर गुल्स और कुल्स चैनल्स चलते हैं, और फिर बांबू ड्रिप इरिगेशन भी रहता है कि बांबू इरिगेशन आप कर लो, उससे पानी फ्लो करने लगता है खेतों के अंदर। तो इससे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसकी वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आगे फ्लरिश हो पा रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग आपको ध्यान होना चाहिए कौन से सेक्टर के अंदर आता है सर? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, जहां पर बेसिकली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे देखें तो हमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती है। सबसे पहले होती है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें आ जाती है एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड यानी एग्रीकल्चर, मिनरल बेस्ड यानी मिनरल्स के ऊपर। फिर आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वेट, जिसमें हैवी और लाइट आ जाता है, यानी हैवी यानी जिसका ज्यादा वजन आ रहा है, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल। लाइट यानी पेपर इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री। इसके बाद आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल में 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होता है, लार्ज स्केल में 1 करोड़ से ज्यादा रहता है। फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें इंडिविजुअल या प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पब्लिक इंडस्ट्रीज, जॉइंट इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आ जाती है। प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहा है, रिलायंस, भेल, रिलायंस वगैरह ये सब आ जाते हैं। पब्लिक बेसिकली गवर्नमेंट ओन कर रही है, भेल और सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। फिर जॉइंट सेक्टर में दोनों आ जाते हैं, मारुति उद्योग इसका एक एग्जांपल हो जाता है। फिर आपका कोऑपरेटिव के अंदर अमूल जैसा एग्जांपल आ जाता है। और ये सारी इंडस्ट्रीज को इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब मेन चीज आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या क्या प्रोवाइड करती है? एक तो एम्प्लॉयमेंट, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी ग्रोथ, कि हमारे देश के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ हो पा रही है वो भी हो पा रही है। अच्छा, ये लिंक करता है किस सेक्टर को? प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर को। जितनी ज्यादा आप इंडस्ट्रीज लगाओगे रीजनल एरियाज के अंदर यानी डिस्क्रिमिनेटेड एरियाज के अंदर, उससे देश में डाइवर्सिटी और बढ़ेगी और आप इक्वालिटी मॉडल की तरफ मूव करते जाओगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंडस्ट्रीज से, तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदा हो जाता है इंडस्ट्रीज से। तो ऐसे तमाम फायदे हैं जो इंपॉर्टेंस कर पा रहे हैं इंडस्ट्रीज से। इसके बाद चीज आती है अलग अलग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। सारी इंडस्ट्रीज मत करना, कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज जरूर करके जाना जो इंपॉर्टेंट होती है। पहले हम देखें एग्रो बेस्ड। एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर बेस्ड, जिसमें पहले आ जाती है कॉटन और फिर जूट आ जाती है। कॉटन इंडस्ट्री आपको बता दूं महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा दिखेगी, क्योंकि अभी हम देखते हैं ब्लैक सॉइल वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये कॉटन इंडस्ट्री रहती है। पहले ये हाथों से बनाए जाते थे, फिर लेटर ऑन पावर लूम्स आ गए यानी मशीन मेड थिंग्स आ गई।
आप अगर देखो तो महाराष्ट्र गुजरात के अंदर ज्यादातर है, और ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, ये सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाती है। पहली जो कॉटन मिल थी वो मुंबई के अंदर 1854 के अंदर लगाई गई थी, ये ध्यान रखने वाली बात है। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट इंडस्ट्री ज्यादातर आपको बंगाल साइड देखने को मिल जाएगी। बांग्लादेश इज द फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। हुगली रिवर वहां पाई जाती है, उसके किनारे आपको ज्यादातर जूट इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है। तो अगर आप देखो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट से क्या क्या बनता है सर? गनी बैग्स वगैरह बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज, ये सब मिल जाता है। और बिहार, वेस्ट बंगाल, यहां आपको ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले कोलकाता में एस्टेब्लिश करी गई थी 1855 में, रिश्रा के यहां पर। फिर आ जाता है अब अगली इंडस्ट्री के ऊपर, जो है शुगर इंडस्ट्री। शुगर केन बेसिकली इसका मेन रॉ मटेरियल होता है, और शुगर इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। तो देखो, अच्छा, शुगर इंडस्ट्री में याद रखना शुगर केन, गुड़, खंडेसरी, ये सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। शुगर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप दूर तक इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप जब दूर तक इसको ट्रांसपोर्ट करते हो ना, जो इसका सुक्रोज कंटेंट होता है, यानी जो मिठासपन होता है, वो बेसिकली कम होते चले जाता है। शुगर केन इंडस्ट्री के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसका बैगेज, यानी जो कचरा होता है गन्ने का, वो कचरा अभी हम यूज नहीं कर रहे, उसको नॉर्मली फेंक देते हैं। तो अगर ये देखोगे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाली इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं मिनरल एंड इंडस्ट्रीज। मिनरल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आयरन इंडस्ट्री। याद रखेंगे, आयरन इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। बेसिक क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि आयरन इंडस्ट्री हर दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। जैसे आयरन है तो बेसिकली वो मशीन्स में भी यूज हो जाएगा, हर जगह वो यूज हो जाएगा, इसको बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। ज्यादातर जमशेदपुर यानी झारखंड तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। आयरन को बनाने के लिए आपको 3 चीज चाहिए होती है, आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन, और ये एक रेशियो रहता है 4:2:1 का। यहां पर छोटा नागपुर प्लेटू में आपको ज्यादातर ये देखने को मिल जाएगी। सेकेंडली, आयरन के लिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ पावर और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल चीजें आपको चाहिए रहती है। इसके बाद आ जाता है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अच्छा, इसमें मैंने एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हटाई है। एल्यूमिनियम बेसिकली बॉक्साइट से बनता है। एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट के अंदर यूज हो जाता है, लाइट मटेरियल होता है तो वहां यूज आ जाता है। फिर मैंने इसके अंदर ही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हटाई है। याद रखेंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये कुछ बेसिक इंडस्ट्री जो हमें ज्यादा ध्यान देनी नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, ये साइकिल्स, मोटर, स्कूटर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सारा रहता है। जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ था, हमने पढ़ा था कि ट्रेड बैरियर्स हट गए थे, तो ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फ्लरिश हुई थी। कहां देखोगे? दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, ये सारी मेट्रो सिटीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद एक और इंडस्ट्री आती है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जिसमें टेलीफोन प्रोडक्ट्स, मोबाइल प्रोडक्ट्स। इंडिया का जो टेक्निकल हब है वो उसको हम बोलते हैं बैंगलोर, ये ध्यान रखने वाली बात है। दिल्ली, मुंबई, नोएडा वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी के अंदर एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। बहुत सिंपल होता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में आपको पता है एयर पॉल्यूशन रहता है, नॉइस पॉल्यूशन रहता है, वाटर पॉल्यूशन रहता है, थर्मल पॉल्यूशन रहता है। ये थोड़ा बहुत देख लेना, ज्यादा आने का चांसेस कम है। इसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर, यानी जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर लिंक है। हमारे इंडिया के अंदर आज 50% लोग एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी में ही करते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इंडिया में 3 तरह की फार्मिंग होती है। अच्छा, पहले फार्मिंग के अलावा 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, खरीफ, रबी, ज़ैद। वो आपको पता होना चाहिए, ज्यादा आने का चांसेस है नहीं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम आते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। प्रिमिटिव बेसिकली छोटे पैकेट्स के अंदर होती है, छोटा लैंड होता है, पुराने टूल्स होते हैं, हो गया, प्लफ हो गया, ज्यादा बड़ा लैंड नहीं होता, ये प्रिमिटिव फार्मिंग में रहता है। इसी का एक और नाम रहता है जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब हो जाता है कि एक फार्मर क्या करता है, अपने खेत को, मतलब जो एक फॉरेस्ट है उसको जला देता है, और जो जलने के बाद जो ऐश रहती है वो ऐश एक नेचुरल फर्टिलिटी की तरह काम करती है। ये स्लैश एंड बर्न। कहीं कहीं जगह पे उसको झूमिंग भी बोल दिया जाता है, वो ध्यान रखने वाली बात है। फिर दूसरा आता है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग के ऊपर लैंड पे इंटेंस प्रेशर लग जाता है, मॉडर्न टूल्स थोड़े बहुत यूज करने रहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग का फायदा लेना पड़ता है। फिर आ जाता है हम अगली फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए। बड़ा लैंड होता है, मॉडर्न टूल्स होते हैं, HYV सीड्स यूज करने पड़ते हैं, और मॉडर्न मशीनरी यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाओ। फिर एक और फार्मिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन बेसिकली टी और कॉफी का होता है, ज्यादातर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर्स का ज्यादातर यूज किया जाता है। एक टाइम पर एक ही क्रॉप उगाते हो, ये प्लांटेशन में ध्यान रखने वाली बात रहती है। इसके बाद हम मेजर क्रॉप्स की बात करें, आप सारी क्रॉप्स मत पढ़ते रह जाना, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक है राइस। राइस बेसिकली स्टेपल क्रॉप है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। खरीफ क्रॉप है जिसको 25 डिग्री से ऊपर हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल चाहिए रहता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगी।
इसके बाद दूसरा आ जाता है वीट। वीट सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ज्यादातर वीट भी हमारे ही पूरे देश के अंदर सबसे बड़े प्रोड्यूसर कहलाते हैं। नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा ये खाई जाती है। ब्राइट सनशाइन चाहिए जब पकने के टाइम पे होता है। 50 से 75 रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल ये सब चाहिए इसको। ज्यादातर वीट ग्रोइंग जोन्स क्या है, गंगा सतलज हो जाता है, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये आपको वीट ग्रोइंग दिख जाएंगे। फिर आ जाता है हमारा मिलेट्स। मिलेट्स ध्यान रखने वाली बात है 3 है, ज्वार, बाजरा, रागी। ये बेसिकली वो क्रॉप्स है जो इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। देखो जैसे रागी के अंदर आयरन, कैल्शियम ये रहते हैं। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। ज्यादातर कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये लोग बहुत ज्यादा मिलेट्स को उगाते हैं। मिलेट्स के बाद आ जाते हैं मेज यानी मक्का। मक्के को ध्यान रखना है, इट इज बोथ फूड एंड एज वेल एज फूडर क्रॉप। बिहार मेज ज्यादातर ग्रो होने हुए दिखेंगे। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में देखने को मिल जाएंगे। पल्सेस एक प्रोटीन सोर्स है, दाल वगैरह। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसको हम जानते हैं। जैसे अरहर की है, मूंग है, मसूर है, पीस है। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका में ज्यादातर देखने को मिल जाती है। फिर फूड क्रॉप्स अदर देन बेसिकली मतलब खाने के अलावा बेसिकली आ जाता है शुगर केन। शुगर केन आपको अभी बताया मैंने, ज्यादातर गन्ना है जिससे हम अलग अलग चीजें निकाल देते हैं। लो रेनफॉल में भी उग जाता है। और इरिगेशन बस मेनली है कि अच्छा चाहिए। हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राजील। ज्यादातर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा के एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद चाय और कॉफी दोनों ही बिवरेज क्रॉप्स यानी दोनों ही पीने वाली क्रॉप्स होती है। चाय जो है वो ज्यादातर असम के अंदर ग्रो होते हुए दिखेगी और जो कॉफी है वो कर्नाटका के अंदर ग्रो होते हुए दिखेगी। और जो दोनों ही प्लांटेशन रहती है तो दोनों को एक ही साथ नहीं उगा सकते, आपको अलग अलग खेत में उगाना पड़ता है। लेबर इंटेंसिव है, ज्यादातर लेबर चाहिए रहता है। अबंडेंट चाहिए, चीप और स्किलफुल लेबर चाहिए। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, यहां आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएगा। कॉफी बहुत वर्ल्ड फेमस हमारी कॉफी है, ये येमेन के द्वारा हमारे यहाँ पर लाई गई थी। और आप देख सकते हो हमारी डिमांड हर जगह है। और बाबा बुदम हिल्स के यहाँ पर ज्यादातर आपको ये देखने को मिल जाएगी कर्नाटका के अंदर। इसके बाद जो अलग अलग क्रॉप्स आ जाती है नॉन फूडर क्रॉप्स। नॉन फूडर यानी खाने वाली नहीं। रबड़ में बेसिकली आप देखोगे तो बैग्स बन जाते हैं, टायर्स बन जाते हैं, ये सारी चीजें रबड़ के अंदर ग्रो हो जाती है। कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय में ज्यादा। फाइबर क्रॉप्स में बेसिकली कॉटन आ जाता है, जूट आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है। सिल्क का याद रखोगे, सेरीकल्चर बोलते हैं जब हम सिल्क वॉर्म से निकालते हैं। इंडिया कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। हम देख चुके कॉटन महाराष्ट्र, डेक्कन प्लेटू के यहाँ पर उगती है। मॉइस्चर कंटेंट अच्छा चाहिए होता है। जूट गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट ऑर्गेनिक रहता है, रिसाइकलेबल रहता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत महंगा आता है तो इसकी नायलॉन ने जगह ले ली है। ये मेनली आप देखोगे कि जूट का रहता है। जूट के बाद जब हम आते हैं तो हम आते हैं टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल अमेंडमेंट्स किए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें और सुधरी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज वन ऑफ देम। एमएसपी लेके आए थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजनाएं लेके आए थे। ऐसी काफी सारी चीजें करी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ। तो आखिरी चैप्टर देखते हैं ज्योग्राफी का, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। आपको मेन जो उसमें से क्वेश्चन आता है वो आता है कि मिनरल्स कहां से फॉर्म होते हैं। ये 5 नंबर का मेन क्वेश्चन होता है। पहला होता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ये आप देख सकते हो लोड्स और वेन्स के अंदर देखने को मिलता है। स्मॉलर को वेन्स बोलते हैं, लार्जर को लोड्स बोलते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आप देखोगे बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। फिर आप देखोगे कि एक और फॉर्मेशन रहता है जो सरफेस रॉक्स का रहता है, जिसमें बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है वो आ जाता है। सर्टेन मिनरल्स एल्यूवियल डिपॉजिट्स में भी देखने को मिल जाता है और हिल्स के बेस में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर वाटर से कोरोड नहीं होता है, मतलब इनके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगती है। इनको प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं जिनके अंदर बहुत सारा मिनरल कंटेंट देखने को मिलेगा। ओशन वाटर्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिनरल फॉर्म में दी जाती है, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखो अलग अलग मिनरल्स रहते हैं, फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल, आयरन, ये वाले। ज्यादातर मिनरल्स बहुत सारे तो हम सबको याद नहीं करेंगे, कुछ कुछ को याद करने वाली चीजें। आयरन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आयरन हेमेटाइट के ओर से बनता है जो इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पे अबंडेंट रिसोर्सेज है आयरन की। और आयरन मैग्नाइट भी एक और रहता है जो हाईएस्ट कंटेंट ऑफ आयरन रखता है। फिर हेमेटाइट और बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल है, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, यहां पर आपको आयरन की ज्यादातर इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाती है। फिर अगर आप देखते हो तो नॉन फेरस मिनरल्स, कॉपर। अच्छा, फेरस में ही आपको एक और चीज बता दूं, जो एल्यूमिनियम रहता है उसको थोड़ा ध्यान रखना, बॉक्साइट के ओर से निकलता है। एल्यूमिनियम से एल्यूमिना निकलता है, एल्यूमिना से बॉक्साइट, सॉरी
बॉक्साइट से एल्यूमिना निकलता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकलता है। ये थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। नॉन फेरस में बेसिकली कॉपर आ जाता है। कॉपर आपको पता है इलेक्ट्रिकल वायर्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ज्यादातर देखने को मिल जाता है। बलघाट माइंस मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है। खेतरी माइंस इन राजस्थान, ये मेन माने जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा बॉक्साइट, जो मैं बोल ही रहा था आपको, एल्यूमिनियम ज्यादातर एयरक्राफ्ट और लाइट मटेरियल रहता है, तो वहां पर आपको ये यूज मिल जाएगा। अमरकंटक जो बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ही वहां पर आ जाता है ये। फिर एक चीज आती है नॉन मेटेलिक मिनरल, जिसमें मिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ज्यादा आता नहीं है, बस रीड करना है, क्योंकि मिनरल में बहुत वाइड कंटेंट है। आयरन, बॉक्साइट, कॉपर, ये ज्यादातर मेन रहते हैं। इसके बाद आता है बहुत सारी एनर्जी। अब एनर्जी भी मत पढ़ते बैठना सारी, कोल, पेट्रोल, ये वो, तो ना प्रॉब्लम में आ जाओगे। मेनली ध्यान रखने वाली बात क्या है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। कन्वेंशनल रिसोर्स वो होती है जो पुराने समय से यूज होते आ रही है, फॉसिल फ्यूल, सीएनजी, कोल, नेचुरल गैस, ये सारे आ जाते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल रहते हैं, यानी ये रिन्यू नहीं किए जा सकते, और ये जैसे मैंने बोला नॉन रिन्यूएबल रहता है, और लिमिटेड क्वांटिटी है, कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। फिर ये देखोगे नॉन कन्वेंशनल, ये अभी अभी बढ़ी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे हैं। ये रिन्यूएबल नेचर के होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं, तो अनलिमिटेड भी बोल सकते हो एक तरीके से। ये पॉल्यूशन में काउंट नहीं करते और ये पॉल्यूशन में ज्यादातर काउंट करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लास्ट हिस्ट्री के ऊपर। तो अब लास्ट देखते हैं अपन हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए, वर्ल्ड में जो सबसे पहला रिवॉल्यूशन हुआ था वो हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक क्लियर एक्सप्रेशन दिया था कि वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन आगे कैसे चलने चाहिए। वो जो रिवॉल्यूशन था वो बेसिकली कंजर्वेटिव के अगेंस्ट था, जिसमें लुइस 16 थे, बर्बन डायनेस्टी के इंसान थे और राजा के खिलाफ उन्होंने रिवॉल्ट किया था। इसके बाद हमारे फ्रांस के अंदर नए जो राजा आते हैं वो 1804 के अंदर आते हैं, जिनका नाम होता है नेपोलियन। जिनका नाम होता है नेपोलियन। नेपोलियन एक डिक्टेटरशिप वाला इंसान था, यानी आर्मी का बंदा था, और 1804 के अंदर वो आया और फ्रांस को रूल करना चालू किया। बट नेपोलियन वर्क करता था इंपेरियलिज्म के ऊपर। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है कि वो चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टेरिटोरियल गेन्स करूं, मैं जितनी टेरिटरी ले सकता हूं उतनी टेरिटरी लेने की कोशिश करूं। और 1804 के बाद वो डायरेक्ट वॉर करते चले गया। 1811 में उसका सामना हुआ बड़े बड़े प्लेयर्स में। बड़े बड़े प्लेयर्स में आ जाते हैं ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। और बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर जो नेपोलियन था उसकी हार हो जाती है। और जैसे नेपोलियन की हार हो जाती है तो 1815 के अंदर साइन करी जाती है ट्रीटी ऑफ वियना। 1815 के अंदर क्या की जाती है सर? ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट कर रहे थे ड्यूक मेटरनिक, जो कहां के थे सर? ऑस्ट्रिया के थे। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको रिस्टोर किया गया और वापस से फ्रांस के अंदर कंजर्वेटिव लेके आ गए। फ्रांस ने अपनी सारी टेरिटरी खो दी और जो टेरिटरीज थी वो दी गई ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया को। इसके बाद कुछ और रिवॉल्यूशनरीज आए, जिन रिवॉल्यूशनरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम था वो था गुइसेप्पे मजीनी। गुइसेप्पे मजीनी इटली के गियोना शहर के अंदर बॉर्न हुए 1807 के अंदर। इन्होंने सर दो सोसाइटीज बनाई थी, एक बनाई थी यंग इटली और दूसरी बनाई थी यंग यूरोप। ध्यान रखिए ये एक सीक्रेट सोसाइटीज थी और इन सीक्रेट सोसाइटीज का मेन मकसद यही था कि जो कंजर्वेटिज्म ऑर्डर है उसके खिलाफ लड़ना है। और ड्यूक साहब ने इनके लिए एक लाइन फरमाई थी कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर। ये हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर का। अब सर इसी में एक क्लास आती है जिसको हम बोलते हैं लिबरल नेशनलिज्म, या जो लिबरल क्लास होती है। लिबरल क्लास को आपको ध्यान रखना है इनकी क्या क्या डिमांड थी। ये डिमांड रखते थे कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, अपोज करते थे प्रिविलेजेस, एरिस्टोक्रेसी यानी राजा वगैरह, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे कि गवर्नमेंट कंसर्न से बनाई जाए, और ये चाहते थे कि ये जो राजा लोग हैं इनकी एरिस्टोक्रेसी को बैन कर दिया जाए। इन्होंने कस्टम यूनियन बनाया था, उस कस्टम यूनियन का नाम था ज़ोल्वेरिन, जिसने जो करेंसी थी उसको 30 से 2 कर दिया गया था। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद रिवॉल्यूशनरीज के आने के बाद फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। यहां पर क्या होता है, क्योंकि फ्रांस के अंदर वापस से मोनार्की आ गई थी, तो फ्रांस एक कंजर्वेटिव से लिबरलिज्म की तरफ वापस नहीं बढ़ पा रहा था। तो फ्रांस के अंदर जो राजा थे, जो बर्बन किंग थे, उन बर्बन किंग को वहां के लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया और वहां पर इंस्टॉल करी क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी राजा तो रहेगा बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्क करेगा, जिसके हेड किसको बनाया गया सर? लुइस फिलिपी को बनाया गया। इसके बाद बेल्जियम ने भी यूके से अलग ले लिया और ग्रीस का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी चालू हो गया और 1834 के अंदर जो ग्रीस था उसको भी इंडिपेंडेंस मिल गई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से। कौन सी से? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से।
और इससे ड्यूक मेटरनिक साहब ने एक और लाइन फरमा दी कि व्हेन फ्रांस नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी फ्रांस जब भी कुछ करता है तो पूरे यूरोप में उसका असर देखने को मिलता है। इसके बाद एक चीज आती है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। उस समय यूरोप की आबादी बहुत दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी और उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो बहुत कम होते जा रही थी और इस वजह से कहीं ना कहीं पॉपुलर रिवोल्ट चालू होता है, जहां पर्शिया के अंदर ये पॉपुलर रिवोल्ट हुआ था 18 मई 1848 को, क्योंकि हर कोई अब लिबरल आइडियोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा था। तो जर्मनी और प्रूशिया, मतलब दोनों सेम ही है, नाम अलग अलग, मतलब प्रूशिया का ही पहले का नाम जर्मनी था। तो बेसिकली यहां पर 18 मई 1848 को 831 लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिलते हैं और अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। ये लोग फ्रेडरिक विलियम फोर जो उस समय के राजा थे उनके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि आप मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाओ, बट फ्रेडरिक विलियम फोर ने इसको अवॉइड कर दिया और उसने अदर मोनार्क को ज्वाइन करके अपना ये जो रिजेक्शन था उसको हटा दिया। इसके बाद हमें 3 मेन यूनिफिकेशन पढ़ने हैं। 3 मेन यूनिफिकेशन में सबसे पहला आता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी, जहां के सीएम थे ओटावान बिस्मार्क। ओटावान बिस्मार्क ने पर्शियन आर्मी की हेल्प ली, 7 साल तक वॉर चले, 3 वॉर लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, और इसमें जीत जो हुई वो किसकी हुई? पर्शियन विक्ट्री की। और नए जर्मनी के राजा बनाए गए केसर विलियम I। नए राजा ने फोकस किया ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इनके ऊपर। मेकिंग ऑफ जर्मनी के बाद आता है मेकिंग ऑफ इटली। इटली का एम्पायर 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न एम्पायर, सेंट्रल एम्पायर, सदर्न एम्पायर और ये सारियाना पिडमोट। ये इटली प्रिंसली हाउस है और सेंट्रल और प्रिंसली हाउस के जो रिलेशंस थे वो काफी अच्छे थे। बचता है नॉर्थ और बचता है साउथ। नॉर्थ के अंदर हैब्सबर्ग एम्पायर था, साउथ के अंदर बर्बन किंग ऑफ स्पेन थे। तो अब समझने वाली बात क्या है, नॉर्थ के अंदर कैवोर को भेजा जो वहां के सीएम थे, उन्होंने वहां से नदर्न एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर को हटा दिया। किंग विक्टर जो थे उनके रिलेशन सेंट्रल और प्रिंसली हाउस से बहुत अच्छे थे, तो कोई दिक्कत आई नहीं। साउथ के अंदर साउथ के अंदर गुइजिपी गरीबाल्दी को भेजा जो एक लोकल्स लोगों की हेल्प ली और उन्होंने साउथ के अंदर भी जो बर्बन किंग थे उनको हटा दिया। नए राजा बनाए गए विक्टर इमोनियल सेकेंड। इसके बाद जो अगला केस आता है वो आता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोई वॉर नहीं हुआ, शांति प्रस्ताव से ही काम हो गया। एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया 1707 के अंदर जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मर्ज करता था यूके के अंदर। आयरलैंड के अंदर बेसिकली 2 अलग अलग कम्युनिटीज चलती थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, और इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करी और आयरलैंड को भी, नदर्न आयरलैंड को भी अपने साथ ले लिया। और यहां पर इनके नए सिंबल्स जो ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। अब ध्यान रखने वाली बात एक और है कि बहुत सारे ऐसे फीमेल एलिग्री यूज करी गई थी उस समय ताकि लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग दर्शाई जा सके। जैसे फ्रांस के अंदर क्रिस्टीन मरेनिया, जर्मनी के अंदर जर्मेनिया की जो ओक लीव्स थी जो क्राउन के अंदर थी बेसिकली वो डिपेक्ट करती थी हीरोइज्म को। तो ये भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इसी के अंदर रोमांटिक इमेजिनेशन यानी कारोल कुरपुंस्की के बारे में आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म एक अच्छी पॉजिटिव नोट होता है, बट इंपेरियलिज्म का मतलब होता है जब आपका देश चाहता है कि हम छोटे छोटे देशों को कब्जा करना चालू कर दें। उस समय एक रीजन था जिसको बोलते हैं बल्कान्स। बल्कान्स के अंदर बहुत छोटे छोटे देश, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया, ये सारे कुछ देश आते थे। ओटोमन एम्पायर के अंडर होते हुए हर जो देश था वो चाहता था कि हम इंडिपेंडेंस ले ले, और हर छोटा छोटा देश ओटोमन से इंडिपेंडेंस ले भी रहा था, और ओटोमन की जो पकड़ थी वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रही थी। अब इसमें बहुत सारे यूरोपियन पावर्स आने लग गई, ब्रिटिश आ गई, रशियन आ गई, फ्रांस आ गया, ये लोग आने लग गए, और इससे अल्टीमेटली जो हुआ वो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये हो गया नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बाद आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया जो कि भारत के ऊपर बेस्ड है। अगर इसमें सबसे पहले देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918। ध्यान रखेंगे इंडिया कभी भी कोई भी विश्व युद्ध का पार्टिसिपेट नहीं रहा है, बट ब्रिटिश फोर्सेस तो उस समय थी और ब्रिटिश फोर्सेस ने हमसे बहुत कुछ लिया इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। सबसे पहले डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी जो डिफेंस पे खर्चा होता है उस समय बहुत बड़ा था, तो इन्होंने भारत के अंदर इनकम टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर दी, ये बहुत सारी चीजें करी जिससे वो सारा पैसा डिफेंस में डाल दे। फिर सेकेंडली फोर्स रिक्रूटमेंट करते थे, विलेजेस से लोगों को उठाते थे और बैटल ग्राउंड में डाल देते थे, और उसी समय क्रॉप फेलियर भी हो गया, और क्रॉप फेलियर की वजह से 12 से 13 मिलियन लोग मारे जाते हैं। तो ये इनकम टैक्स और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट था ऑन द इंडियन सोसाइटी। इसके बाद हमारे जो आते हैं वो आते हैं हमारे महात्मा गांधी। कहां आते हैं? 1915 में आते हैं। कहां से सर? ये आते हैं अफ्रीका से। अच्छा, ये अपना आइडिया लेके आ रहे थे जिस आइडिया को हम बोलते हैं सत्याग्रह।
इस आइडिया को हम क्या बोलते हैं सर? सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है कि आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो बट बिना किसी हिंसा के, यानी फाइटिंग फॉर द ट्रूथ विदाउट गेटिंग वायलेंस। गांधी जी ने ये मूवमेंट 3 जगह लॉन्च किया था। सबसे पहले चंपारण इन बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। इसके बाद ब्रिटिशर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट चल रहा था जिसको हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट बोलते हैं सर? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स का ये 1919 में एक एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के पास थे इनॉर्मस पावर, जो बेसिकली उन्हें ये अलाउ करता था कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। पॉलिटिकल लीडर को 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते थे। अब गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ अपना लॉन्च किया कौन सा? रॉलेट सत्याग्रह। कौन सा लॉन्च किया? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह एक्ट के अंदर गांधी जी ने बोला कि आप प्रोटेस्ट करो, स्ट्राइक्स करो, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, ये सारी चीजें। और इन रिस्पॉन्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स को एक सबक सिखाना था, तो इन्होंने लॉन्च कर दिया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में आप ध्यान रखेंगे पावर किसके हाथ में आ जाती है? मिलिट्री के हाथ में। फिर एक दिन 13 अप्रैल 1919, इस दिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। क्या होता है सर ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आया हुआ है इसके ऊपर। होता क्या है, इस दिन 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग बैसाखी का मेला अटेंड करने और प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में आए थे। सर ये कहां है जगह? यह है अमृतसर, पंजाब के अंदर। अब जब ये लोग आए तो वहां पर जनरल डायर आया। जनरल डायर बेसिकली एक आर्मी का पर्सनल था, तो वो आया और उसने सबसे पहले सारी एंट्री और एग्जिट बंद कर दी और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया ओपन फायर, यानी खुलेआम गोली मार दो। और वहां पर जो लोग थे वो थे निहत्ते, तो उनको गोली मार दी और हजारों की तादाद में लोग मारे गए, बहुत सारे इंजर्ड हुए। इसको बोला जाता है ब्लैक इंक फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इसके बाद जब न्यूज फैली कि ऐसा ऐसा हुआ है तो लोगों के अंदर और आक्रोश जाग गया और लोग ब्रिटिश फोर्सेस के ऊपर अटैक करना चालू कर गए। और इन रिस्पॉन्स ब्रिटिश फोर्सेस ने एरियल बॉम्बिंग करी, हवाई बॉम्बिंग करी, और गांधी जी ने इस मूवमेंट को यहां पर बंद कर दिया। इसके बाद जब गांधी जी ने सोचा कि मुझे नया मूवमेंट कब चालू करना है, तो उन्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें ओटोमन एम्पायर की हार हुई थी, और ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था। तो बेसिकली उन्हें लगा कि यार हम एक काम करते हैं, ओटोमन एम्पायर के साथ समझौता कर लेते हैं और ब्रिटिश के सामने लड़ लेंगे, यानी हम दो साथ में आ जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया चीज करी गई। और उस समय महात्मा गांधी की एक बुक थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक में उन्होंने लिखा था कि आज आज ब्रिटिशर्स भारत के अंदर इसलिए ये क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ कॉपरेट किया है। तो गांधी जी चाहते थे कि हम इनको हटाएं और इसलिए कमिटी बनाई गई जिसका नाम था खिलाफत कमिटी। और इसमें 2 भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों ने बेसिकली मुस्लिम लीडर से, और इन्होंने गांधी जी से हाथ मिलाया, बोले चलो अब हम चालू करते हैं। और कांग्रेस के सितंबर सेशन ऑफ 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर काफी सारी चीजें करी गई जिसके अंदर 4 मेजर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले जो लोग थे वो थे सिटीज के अंदर, सेकंड जो लोग थे वो थे आपके ट्राइबल एरियाज में, फिर थे आपके पीजेंट्स, फिर थे आपके प्लांटेशंस वाले। अगर हम सबसे पहले इनको देखें कि टाउन्स के अंदर क्या किया गया, तो टाउन्स के अंदर जो टीचर्स थे, लॉयर्स थे, इन सब ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो सब ने, मतलब ब्रिटिश के अंदर जो भी काम करते थे वो सब छोड़ दिया। फिर फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया, इसलिए लगभग 102 करोड़ से 57 करोड़ तक इंपैक्ट आ गए थे, इंपोर्ट हो गए थे, यानी आधा हो गया था। और जो टाइटल्स वगैरह थे वो सब खत्म दे दिए, यानी ब्रिटिश ने जो भी टाइटल किसी को दिया था सब सरेंडर कर दिए। बट इसके अंदर एक और चीज हुई थी, काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया गया था। बट मद्रास के अंदर नहीं हुए थे क्योंकि वहां नॉन ब्राह्मण पार्टी चाहती थी कि हम इलेक्शंस में लड़े। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन होने के पीछे कारण ये था कि जो खादी था वो बहुत महंगा था, जो इंडियन गुड था, और इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। इस मूवमेंट के बाद दूसरा आया रेबेलियन इन कंट्री साइड, यानी ये जो पीजेंट्स वगैरह थे, इनकी डिमांड थी कि रेवेन्यू के अंदर जो रेवेन्यू हमसे ज्यादा लिया जाता है उसको कम किया जाए। इनको हेड कर रहे थे एक सन्यासी जिनका नाम था बाबा रामचंद्र।
बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने एक सभा बनाई थी, जिस सभा का नाम था औध किसान सभा। जिस सभा का क्या नाम था सर? औध किसान सभा। बट हुआ क्या, यहां पर भी लोगों ने अटैक कर दिया लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, तलुकदार्स के ऊपर, बाजार को लूटना चालू कर दिया, पुलिस पे अटैक करना चालू कर दिया। इसके बाद आते हैं ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल्स के अंदर जो मेन इंसान थे वो थे अलूरी सीताराम राजू। ये बहुत एक्टिव फॉलोअर थे गांधी जी के और लोगों को बोलते थे कि आप खादी पहनो, ड्रिंकिंग को अवॉइड करो। बट ये चाहते थे कि हम वॉर से जीते, इसलिए गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर एक गुरिल्ला मूवमेंट चालू किया गया अलूरी सीताराम राजू के द्वारा। और अलूरी सीताराम राजू बेसिकली माना जाता था कि इस बंदे के पास स्पेशल पावर्स है, बट क्योंकि इसने पुलिस ऑफिसर्स पे अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक किया, तो 1924 में इसको अरेस्ट कर लिया गया। और इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन में आपको ध्यान रखना है, एक एक्ट चल रहा था जिस एक्ट का नाम है इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउ नहीं था या मतलब वो अपनी मर्जी से अंदर बाहर नहीं आ सकते थे प्लांटेशन के अंदर। इन्होंने स्वराज का मीनिंग ये समझा कि गांधी राज आ रहा है और सबको मुफ्त में लैंड मिलेगा, बट ऐसा तो कुछ था ही नहीं, और इसलिए इन्होंने अपने प्लांटेशन ही छोड़ दिए और अपना धंधे को छोड़ के आगे बढ़ना चालू हो गए। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये फेल हो गया। इसी में एक और चीज हुई थी, चौरी चौरा, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर है। यहां पर एक पूरे पुलिस स्टेशन को फायर लगा दी गई थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसने गांधी जी को फोर्स किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दो। इसके बाद जो अगली चीज होती है वो होती है सीडीएम यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में आपको पता होना चाहिए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, और इन्होंने डिमांड करी कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज की। और इन्होंने बोला 26 जनवरी से 1930 को हम इंडिपेंडेंस बनाएंगे, ताकि लोगों को लगे हाँ भाई हम आजाद हो रहे हैं। बट ये जो चीज थी वो ज्यादा अटेंटिव हुई नहीं, यानी लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा अटेंशन दिया नहीं। इसके बाद जो मेन चीज होती है वो होती है जॉन साइमन के द्वारा भेजी गई साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ब्रिटेन से आ रही थी। इसका मेन रोल था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस को सजेस्ट करना है, बट इसमें मेन प्रॉब्लम यही थी कि कोई भी इंडियन नहीं था। तो जब ये आई तो इसका स्वागत किया गया गो बैक साइमन के नारे से। अच्छा, इसके बाद गांधी जी एक लेटर लिखते हैं। वो लेटर लिखा जाता है 31 जनवरी को, जिसमें 11 डिमांड्स होती है। किसको लिखा जाता है? लॉर्ड इरविन को। इरविन उस समय के वॉइसरॉय थे। इन डिमांड्स के अंदर जो मेजर डिमांड थी वो थी अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक पे लगने वाला जो टैक्स है उसको बंद कर दो। और यही इरविन को धमकी भी दी गई थी कि अगर तुम 12 मार्च 1930 तक ऐसा नहीं करते हो तो कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू कर देगी। और आपको पता ही है इरविन ने ये जो बात थी वो नहीं मानी, एंड लेटर ऑन गांधी जी ने अपना स्टार्ट किया फेमस सॉल्ट मार्च। कैसे किया सर फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट? गांधी जी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकले अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ। ये सफर था 240 माइल्स का, 24 दिन में सफर को तय किया। 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी डांडी पहुंचे, जो कि एक कोस्टल टाउन है, समुद्र के पास पड़ता है। वहां पर समुद्र से पानी निकाला, उसको बॉयल किया, और इसी तरीके से उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। अच्छा, सॉल्ट लॉ को ब्रेक तो कर दिया, बट सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद आप अगर गौर फरमाओ तो गांधी जी ने ये मूवमेंट चालू कर दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कांग्रेस ने भी बहुत सपोर्ट किया, अलग अलग पार्टीज ने भी सपोर्ट किया, बट जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसके बदले में कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया। जैसे लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज करवाया गया, अब्दुल गाफर खान को अरेस्ट कर लिया गया, नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया गया, काफी लोगों को अरेस्ट करना चालू कर दिया। और धीरे धीरे जो मूवमेंट था ये वापस से वायलेंस की तरफ बढ़ रहा था। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट बंद कर दिया, बट वो इरविन के साथ एक पैक्ट साइन करा जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग गांधी जी लंदन जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दी थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाएंगे और उसके बदले में जो मूवमेंट है उसको बंद कर दिया जाएगा और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की लीडर्स को छोड़ देगी। गांधी जी जब गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, वहां पर उनकी बात सुनी नहीं गई और नेगोशिएशंस फेल हो गए। और जब वो भारत देश वापस आए तो उनको पता चला अब्दुल गाफर खान नेहरू जी अभी भी जेल के अंदर ही है। तो उन्होंने मूवमेंट को रीलॉन्च किया। अब क्योंकि मूवमेंट को रीलॉन्च किया यानी मूवमेंट 2 बार लॉन्च हो गया, तो पहली बार तो लोगों ने बहुत एंथुसियास्टली परफॉर्म किया, पर दूसरी बार लोगों ने साथ नहीं दिया। अब इसमें आता है किन किन लोगों ने ये मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। 5 लोग हैं, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास, वर्किंग क्लास और वुमेन। अगर हम रिच पीजेंट्स की बात करें, इसमें आ जाते हैं पटीदार्स ऑफ गुजरात, जट्स ऑफ यूपी। ये लोग बेसिकली मेन थे।
यहां पर दो तीन चीजें थी जिसकी वजह से ये लोग प्रॉब्लम में थे। फॉलिंग प्राइसेस, ट्रेड डिप्रेशन उस समय बहुत ज्यादा हो रहा था, और इनका मेनली था कि जब ये पहली बार मूवमेंट चालू हुआ तो उन्होंने बहुत एक्टिवली प्रमोट किया, पर जब दूसरी बार मूवमेंट चालू हुआ तो इन्होंने ज्यादा साथ नहीं दिया। फिर पुअर पीजेंट्स की मेन डिमांड थी नो रेंट, कि हमसे कोई पैसा ना लो, नो रेंट कैंपेन चालू किया। बट अगेन कांग्रेस ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया तो पुअर पीजेंट्स भी बहुत पीछे रह गए। फिर आते हैं बिजनेस क्लास के पास पैसा बहुत था, बट बिजनेस क्लास चाहती थी कि बाहर के फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाए, यानी बाहर के फॉरेन गुड्स नहीं आने चाहिए। इसलिए इन्होंने दो कमिटी बनाई, एक थी इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन FICCI, जिसको हम बोलते हैं 1927 के अंदर। इसको लेड कर रहे थे GD बिरला और पुरुषोत्तम दास। वही जब फर्स्ट बार किया तो बहुत अच्छे से आया, बट सेकंड टाइम जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई उसके बाद मूवमेंट बेकार हो गया। वर्किंग क्लास यानी जो इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करती है, इनके मेन डिमांड थी कि वर्किंग आवर्स कम हो जाए, कंडीशन अच्छी हो जाए, पैसा अच्छा मिलना चालू कर दे, ये इनकी मेन डिमांड थी। नागपुर रीजन के अंदर छोटा नागपुर रीजन के अंदर जो वर्कर्स थे उन्होंने गांधी कैप्स पहन के अपना प्रोटेस्ट दिखाया था। फिर आते हैं वुमेन, बट वुमेन में भी आप देखो तो इन्होंने बेसिकली वुमेन की कोई सर्टेन डिमांड्स नहीं थी, वो ज्यादातर जो गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज होती थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी, बहुत ज्यादा सत्याग्रह के बारे में अपने आप को अवेयर करवाती थी और लोगों को बताती थी, तो ये वुमेन का मेन पार्टिसिपेशन था। अब ये इंपॉर्टेंट आता है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, कि क्या हुआ सिविल डिसओबीडियंस में जो बेकार हो गया। पहले तो 2 बार चालू हुआ, मेन प्रॉब्लम। दूसरा कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। तीसरा मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिला इसके अंदर, क्योंकि मुसलमान फर्स्ट में तो आ गए थे नॉन कॉपरेशन में, इसमें नहीं है। फिर दलित्स या हरिजन्स का मतलब होता है गॉड्स ओन चिल्ड्रन, कांग्रेस ने इनको कभी भी ऊपर नहीं देखा, इनको हमेशा निचली कास्ट देखा गया है, और इस वजह से भीमराव अंबेडकर ने पहली बात इनको डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के अंदर डाला था। और भीमराव अंबेडकर ने बोला भी था कि भैया हमें इनके लिए सेपरेट इलेक्शंस चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, सेपरेट एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल सीट्स चाहिए। बट ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी ने बोला कि भैया सेपरेट इलेक्शंस तो करवाएंगे नहीं, और इसलिए गांधी जी और भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया, जिसके पैक्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली गांधी जी उन सबको हां बोलेंगे, बट इलेक्शंस जनरली होंगे। ये है। फिर ये सिंपल टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, फोक टेल्स, राजा रवि वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये बेसिक चीजें ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, प्रिंट कल्चर। अब आते हैं अगले चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर बड़ा आसान है, बट इसमें बुक्स बहुत सारी है तो वो थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। पहले प्रिंट डेवलप हुआ चाइना में, गया जापान से गया यूरोप से गया ब्रिटेन से गया इंडिया। सबसे पहले चाइना की बात करें, चाइना में रबिंग पेपर से करते थे, कैलीग्राफी इनके यहाँ पर ज्यादातर यूज होती थी। शंघाई यहाँ पर सबसे नया कल्चरल हब बना था चाइना के अंदर। ध्यान रखना, चाइना के अंदर मेनली जो डिमांड थी वो थी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम की। तो टेक्स्ट बुक्स ज्यादातर स्कूल के लिए प्रिंट करी जाती थी, ये मेनली आप चाइना का देख सकते हो। पर धीरे धीरे हैंड प्रिंटिंग से ये फिक्स हो गए, ये शिफ्ट हो गए मैकेनिकल प्रिंटिंग, मशीन बेस्ड प्रिंटिंग में। जापान के अंदर जो सबसे पहली बुक थी वो थी द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ओल्डेस्ट बुक थी। जापान के अंदर जो एडो है, एडो यानी बेसिकली टोक्यो, जापान का सबसे मेन एरिया, यहां पर पेंटिंग्स का कलेक्शन, आर्ट का कलेक्शन वापस देख सकते हो। फिर इसके बाद यूरोप के अंदर लेके आया मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर। बेसिकली ये चाइना गया था, चाइना के अंदर एक्सप्लोरेशन किया, एंड देन ये यूरोप में लेके आया इटली के अंदर। यहां पर वुडन ब्लॉक्स पे प्रिंटिंग करी जाती थी, कभी कभार एक्सपेंसिव वेलम पे भी करी जाती थी। वेलम बेसिकली एनिमल स्किन से बनता है। यहां पर भी आप अगर देखो तो जो कॉपी करना था वो बहुत महंगा होता था, ऑल्दो कॉपी बहुत सिस्टमेटिक होता था बट बहुत महंगा पड़ जाता था। ये ब्रेक थ्रू कब आया? जब गुटनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई। गुटनबर्ग एक मर्चेंट के बेटे थे, इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस लॉन्च करी, ऑलिव और वाइन प्रेस लॉन्च करी, और गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग करी बाइबल की। सबसे पहले इन्होंने जो बुक्स बनाई उसको 180 कॉपीज प्रिंट करी, 3 साल लग गए, यानी बहुत टाइम लग गया। लेटर ऑन 20 मिलियन कॉपीज मार्केट में गई, बट आगे जाकर ये 200 मिलियन कॉपीज तक भी बढ़ गया, यानी धीरे धीरे जो कल्चर है वो बढ़ते जा रहा था। अच्छा, बहुत लोग उस समय लिटरेट नहीं थे, तो ओरल कल्चर चलता था, जिसने बुक पढ़ ली वो सुना देता था, तो भी समझ में आ जाता था। इसके बाद चीज आती है कि रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, इसी में से क्वेश्चन बनने का चांसेस है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान थे वो थे मार्टिन लूथर, जिन्होंने लिखा था 95 थीसिस, जो रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मार्टिन लूथर ने ये बोला था कि प्रिंटिंग एक अल्टीमेट गिफ्ट है और बहुत ग्रेटेस्ट वन है। यहां पर एक मिलर की भी बात आती है, जो बेसिकली मेनोक्यू थे, इटली के मिलर थे। इन्होंने भी बाइबल का मैसेज इंटरप्रेट किया और
रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया, यानी उनकी अवहेलना करी। बट लेटर ऑन रोमन कैथोलिक चर्च ने जब अपने इंक्विजिशन किया, यानी अपनी जांच पड़ताल करी, उसके बाद इनको दोषी पाया और 2 बार उठाया और फाइनली मार डाला। इसके बाद एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपने 9th में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था। बहुत सारे फिलोसोफर्स आए थे, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, वॉलेटियर, कार्ल मार्क्स, ये लोग बहुत लोग आए थे। और इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं बुक्स आई मार्केट में, लोगों ने पढ़ा और लोग पढ़ के क्वेश्चन करते थे कि क्या लिबरल आइडियोलॉजी सही है, कंजर्वेटिव सही है, मोनार्की सही है। तो वो बेसिकली इन्हीं वजह से हो पाया। और प्रिंट ने क्रिएट किया था नया कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। लोगों को समझ आता था कि हाँ भाई हमारे राइट्स क्या है, फंडामेंटली क्या गलत है, वो सारी चीजें। इसके बाद आता है इंडिया एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट इसमें बुक्स है तो वो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी जो संस्कृत, अरेबियन, वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस अपनी नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर आती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत महंगी और फ्रेगाइल होती थी। फ्रेगाइल यानी बहुत नाजुक होती थी। सबसे पहले गोवा के अंदर पोर्चुगीज ये लेके आए थे, फिर धीरे धीरे फर्स्ट तमिल बुक आई कोचीन के अंदर, फिर डच मिशनरीज लेके आए, 32 तमिल टेक्स्ट आने लग गई। फिर जेम्स ऑगस्टन हिकी, इन्होंने बंगाल गैजेट जो एक वीकली मैगजीन थी उनको एडिट करना चालू कर गए। इसमें गवर्नर जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने भी हिकी को परसिक्यूट किया कि ऑफिशियली सैंक्शन करवाओ और कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन आगे मत फैलाओ जो ब्रिटिश राज को गंदा दिखाती है, यानी सब अच्छा दिखाना मेनली है। फिर राजा राम मोहन राय जिन्होंने बेसिकली सती सिस्टम को अबॉलिश किया था, इन्होंने एक बुक लिखी जिसको हम बोलते हैं समाद कुमुदी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। इसके बाद 2 पर्शियन न्यूज़पेपर जिसको हम बोलते हैं जामे जहान और शमसूल अकबर, ये भी आना चालू हो गए। फिर उलामा नॉर्थ इंडिया में, यानी जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं मुसलमानों के, उन्होंने फतवास जारी करना चालू कर दिए ताकि मुस्लिम रीडर्स को बताया जा सके कि किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है। रामचरितमानस आप जानते ही हैं, तुलसीदास की सबसे इंपॉर्टेंट एक टेक्स्ट था। इसके बाद वुमेन एंड प्रिंट। अच्छा, हर वुमेन लिख नहीं पाती थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, बट कुछ वुमेन ने रिस्क लेके, क्योंकि रिस्क इसलिए क्योंकि उस समय बहुत ऑर्थोडॉक्स नेचर चलता था, पुरानी फैमिलीज चलती थी, तो इसलिए उन्होंने चालू किया। इसमें राज सुंदरी देवी ने अमर जीबान के अंदर लिखा। फिर फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी बंगाल के अंदर। महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे, पंडिता रामबाई, ये बेसिकली विडोज के बारे में, विडोज यानी विधवा लोगों के बारे में लिखते थे। चड्डा ने लिखा अपना स्त्री धर्म विचार, जो बेसिकली ये बताता था कि वुमेन को कैसे ओबीडियंट रहना है। फिर बहुत छोटी छोटी चीप बुक्स भी आने लगी। ज्योतिबा फुले जो मराठा एम्पायर की थी, उन्होंने लो कास्ट जो बुक्स होती थी, लो कास्ट जो कम्युनिटीज होती थी, उनमें भी लड़ना चालू किया। इसके बाद अगर आप देखो तो काशी बाबा ने बेसिकली लिखा था छोटे और बड़े का सवाल। ऐसे काफी सारी बुक्स आई थी, जैसे अब एक सच्ची कविताएं थी, तो काफी सारी चीजें थी जो बेसिकली लिखी गई थी वुमेन की लाइफ के ऊपर। इसके बाद बेसिकली आ जाता है द प्रिंट एंड द सेंसरशिप। सर ये क्या होता है प्रिंट एंड द सेंसरशिप? सेंसरशिप एक बेसिकली बोर्ड होता है जो प्रिंट को पढ़ के देन लेटर ऑन उस प्रिंट को निकालता है कि हाँ भाई सही है। अब इसके अंदर बेसिकली इरिश लॉस को रिवाइज किया गया था थॉमस मैक्यूलरी द्वारा, जो बेसिकली ब्रिटिश के ऊपर जो भी गलत लिखता था उस गलत लिखे हुए को पहले पढ़ते थे और देन ही आगे सर्कुलेट होता था। अगर कुछ गलत लिखा है तो उस प्रिंटिंग प्रेस को एक वार्निंग दी जाएगी, अगर उस वार्निंग को इग्नोर किया गया तो देन उसके बाद आप बोल सकते हो कि उसकी प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली जाएगी या उसके ऊपर पेनल्टी लगा के उसको पनिश किया जाएगा। ये आपको बताना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, बाल गंगाधर तिलक की बुक जिसको हम बेसिकली बोलते हैं केसरी। आगे जो लास्ट चैप्टर आता है हिस्ट्री के अंदर वो आता है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। वैसे तो इसमें से 1 नंबर का एमसीक्यू ही आएगा तो ज्यादा डीप जाना नहीं है इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले जो ट्रेड होता था वो यूजुअली सिल्क रूट के थ्रू होता था, ज्यादातर सिल्क उससे ट्रैवल किया जाता था। द सिल्क रूट आर द गुड एग्जांपल जो मैंने आपको बोला। और ये लैंड सी इनके थ्रू बेसिकली एशिया, यूरोपियन कंट्रीज, इनके बीच में ट्रेड ज्यादातर होता था। रिटर्न में क्योंकि बार्टर सिस्टम चलता था तो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स ज्यादातर दिए जाते थे। और फिर फूड भी धीरे धीरे आगे जाना चालू किया, जैसे पोटैटो है, नूडल्स है, सफेगैती है, ये सारी चीजें भी आगे जाना चालू हो गई। देखो, नूडल्स ट्रेवल फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम सफेगैती। फिर ये कुछ चीजें आप देख सकते हो इसके अंदर। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो, चिलीज, ये भी कुछ इसी तरीके से फ्लो हुई है। पहले ये एंसेस्टर्स को नहीं पता था, लेटर ऑन ये फ्लो हुई है। और जैसे मैंने बोला, अच्छा, क्रिस्टोफर कोलंबस जिसको आपको पता होगा, बहुत बड़ा वास्ट कॉन्टिनेंट इन्होंने डिस्कवर किया था, अमेरिका, और फिर ये ट्रेड उससे भी आगे बढ़ा। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली ये कहता है कि जो किसी को अगर कॉन्कर करना था तो स्पेनिश जो कॉन्करर्स थे उनका मेन वेपन कभी भी
हथियार या नहीं होते थे, उनका मेन वेपन होता था डिसीज, जैसे स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स को फैला दो। अब सामने वाली कंट्री के पास उसकी इम्यूनिटी नहीं है, और अगर इम्यूनिटी नहीं है तो यानी वो फेल हो जाएगा, उसकी सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो ये इस पूरी के अंदर बताता है कि किस तरीके से ये हुआ था। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना, इरिश पोटैटो फेमाइन, जो पोटैटो के लिए बेसिकली फेमाइन आया था, उसमें आपकी बुक में एक फोटो भी दिया हुआ है, वो ध्यान से देखना रहता है। ठीक है, ये है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। छोटा चैप्टर है, 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है तो आ सकता है। तो ये थी हमारी होल सोशल की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा। थोड़ा बड़ा वीडियो है, बट हमने पूरे 19 के 19 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।